बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नया दिन रमज़ान स्पेशल। मैं हूँ आपकी मेज़बान महक असलम और मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद शोएब। रमज़ान मौका फ़राहम करता है कि जन्नत कमा लें, यूँ तो हर लम्हा मौका फ़राहम करता है कि जन्नत कमा लें। माँ को बड़े प्यार से पहली नज़र जो देख ले सुबह उठ कर, जन्नत तो उसको भी मिल जाती है। लेकिन जन्नत देखी किसने है? हम में से किसी ने जन्नत देखी नहीं। लेकिन जब ये लफ्ज़ जहन में आता है जन्नत, तो खूबसूरती का तस्वर अपने साथ लेकर आता है। नहीं देखी जन्नत, लेकिन जन्नत का पत्थर हजर अस्वद आज ज़रूर पूरी दुनिया ने देख लिया। जिन्हें हज और उम्रे की सादत नसीब हुई, उन्होंने तो इसका बोसा भी ले रखा है। लेकिन अब ड्यू टू कोविड सफरी पाबंदियां हैं। सहने हरफ में एतकाफ़, नमाज, नफल जैसी खुश नसीबी हर एक को नसीब नहीं। वैसे तो हमेशा यही कहा जाता है, नसीब तो उसके है जिसका बुलावा आ जाता है। ऐसे में अब एक तोहफ़ा सामने आया है। इस वक्त स्क्रीन पर हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। पहली बार जदीद तरीन तकनीक के ज़रिए हजर अस्वद की ये तस्वीर जारी की गई है। 39,000 मेगापिक्सल पर मुश्तमिल ये तस्वीर। 7 घंटे लगे इसको क्लिक करने में, उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग में 50 घंटे लगे। फिर ये खूबसूरत तस्वीर हमारे सामने आई। ये सुर्खी माइल पत्थर, इसकी इतनी फ़ाइन डिटेलिंग हमारे सामने आई। प्याला नुमा सा ये पत्थर, खूबसूरत सा ये पत्थर हजर अस्वद, इसके असल रंग हमें दिखाई दिए। कहते हैं काला पत्थर, ज़रा देखिए सुर्खी माइल ये खूबसूरत सा पत्थर। इस तस्वीर को देखकर, हजर अस्वद की डिटेलिंग को देखकर एक बात जहन में आती है, बल्कि एक सवाल उठता है कि जन्नत का पत्थर इतना खूबसूरत है तो महक ये जन्नत खुद कैसी होगी। और जब हम ये तसव्वुर करते हैं कि इस खूबसूरती का तसव्वुर यकीनन करना बेहद मुश्किल है। दूध और शहद की नहरें, यक़्मत व मरजान, इनाम व इकराम, अगर हमने अल्लाह के बंदों का दिल ना दुखाया, उनके हुकूक अदा करते रहे, हुकूक का ख्याल रखा, तो यकीनन ये जो हम खूबसूरती बयान कर रहे हैं ना, तो वो यकीनन अल्लाह के वही बंदे देख पाएंगे जो कि ये सब नहीं करते। ये जन्नत अल्लाह ने अपने प्यारे बंदों के लिए बनाई है, अपने नेक बंदों के लिए बनाई है। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि जन्नत जिसके नीचे दूध और शहद की नहरें हैं, ये सिर्फ वही जा सकते हैं जो सब्र व तहम्मुल, नमाज, ज़कात और साथ ही साथ इंसानों के हुकूक का ख्याल रखते हैं। हमने सिर्फ ये देखना है कि इस रमज़ान में कहीं अल्लाह की मखलूक को ज़ख़ीरा अंदोज़ी से, कहीं मसनूई महंगाई से हमने परेशान तो नहीं किया, और अगर हमने परेशान कर ही लिया है तो माफ़ी मांग लें। क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का वो महीना जिसमें हम कहते हैं कि हमने अल्लाह को राज़ी करना है, तो अल्लाह ताला तो तभी राज़ी होते हैं ना जब आप अल्लाह की मखलूक को राज़ी करते हैं। और जब अल्लाह की मखलूक को आप राज़ी करते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करता है और जन्नत के रास्ते। क्या बात है। मैं बस एक जुमला, अल्लाह अपने हकूक़ तो माफ़ कर देगा, जो हमारे फ़र्ज़ हैं वो तो शायद अल्लाह माफ़ कर दे, लेकिन जो हकूक़ुल इबाद जिसका महक आपने तज़किरा किया, इसकी माफ़ी नहीं मिलेगी, इसकी माफ़ी नहीं मिलेगी। और जो बात आपने की है ना महक, इस रमज़ान जो हम मामलात उठा रहे हैं, स्पेशली ये जो हराम खोरी, नाजायज़ मुनाफा खोरी, जो हकूक़ सल्ब किए जा रहे हैं, जो दूसरों का हक मारा जा रहा है, इसकी माफ़ी नहीं मिलेगी। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी आखिरत संवर जाए, आपकी दुनिया संवर जाए, तो अभी भी वक्त है, मौका है आपके पास। अपने आप को सवारे, अपने अंदर झांके, खुद एहतसाबी करें। हम दूसरों पे तो बहुत लान तान करते हैं, फलाना ऐसा है, ये ऐसा, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करता, ये नहीं करता, उसका दिल दुखा दिया। लेकिन आप ये देखें कि आप अपने तौर पर क्या कर रहे हैं। आप अगर किसी भी सीट पे बैठे हैं तो जो आपसे नीचे वाला तबका है, कहीं आप उसके साथ ज़्यादती तो नहीं कर रहे। और अगर आप ज़्यादती कर रहे हैं तो अपना एहतसाब करें, क्योंकि ये मौका अल्लाह ताला हमें बार बार नहीं देता। हमें नहीं पता कि अगले लम्हे हमारे साथ क्या हो जाए। मौत अगर हमें घेर ले तो हमारे पास माफ़ी का, तौबा का वक्त ख़त्म हो जाएगा, और फिर वो इम्तिहान या वो ज़िंदगी शुरू होगी जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। और उस ज़िंदगी को कैसे हम जिएंगे, इसका इन्हसार इस ज़िंदगी में किए जाने वाले अमाल पर मुनहसर है। 21 रमज़ानुल मुबारक की जब भी बात होती है तो यौम अली पर बात करना इंतहाई ज़रूरी होता है। कराची समेत पूरे पाकिस्तान में पंजाब के अलावा जुलूस निकाले गए। मरकज़ी मजलिस निश्तर पाक में हुई। अलामा शहनशाह हुसैन नकवी ने खिताब किया और हज़रत अली के फ़ज़ाइल बयान किए। निश्तर पाक से मरकज़ी जुलूस बरामद हुआ। जुलूस नुमाइश चौरंगी
सी ब्रेस प्लाजा, सदर और रीगल चौक, तिब्बत सेंटर और रेडियो पाकिस्तान से होता हुआ खारादर में इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पर ख़त्म हुआ। ये मुख्तलिफ जगह हैं जहाँ से जुलूस गुजरे हैं, इनके बारे में हम आपको दिखा भी रहे हैं, डिटेल भी बता रहे हैं। जुलूस की गुजरगाह में आने वाली गलियों और लिंक रोड को कंटेनर लगाकर बंद किया गया था। वैसे तो कहते ही हैं कि जब जुलूस निकलता है और जब इस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं, साल हाँ साल से बात करते आ रहे हैं, लेकिन कोविड की वजह से कुछ तब्दीलियां हमने देखा है कि कुछ तब्दीलियां हुई हैं इन जुलूस को निकलने में, इन जुलूस के रास्तों में, इन जुलूस के SOPs में। लेकिन कुछ जगहों पर SOPs का भी ख्याल रखा गया और कुछ जगह हमने ऐसी देखी हैं जहाँ पर लोग एक दूसरे की हमें मदद करते नजर आए। अभी मैं सोशल मीडिया पे एक मनासिर देख रही थी, कराची के वो मनासिर थे जहाँ पर लोगों को बता रहे थे कि आप अगर जुलूस निकाल रहे हैं या आप अगर जुलूस में शामिल हैं तो प्लीज़ आप मास्क ले लें। मास्क उनमें तकसीम किए जा रहे थे। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि हमने देखा कि कोविड में और एटलीस्ट आज के दिन इंसानियत का दर्स देने वाली शख्सियत, और जब उनके लिए जुलूस निकला, जब उनके लिए ऐसे रास्ते हमने देखे तो हमने देखा कि उनकी तालीम को आगे किस तरह से बढ़ाया गया। मौला अली की शख्सियत ऐसी शख्सियत है कि हम जितना सीखें, हम जितनी बात करें इस पे वो यकीनन कम है। उनकी ज़िंदगी ऐसी है, उनका तर्ज़े ज़िंदगी ऐसा था कि उन्होंने हमें ज़िंदगी के हर हिस्से में सीखना, ज़िंदगी के हर हिस्से को कैसे गुजारना सिखाया। लेकिन आज के मुसलमान के लिए बेहद ज़रूरी है। जैसे मैंने मिसाल दी कि किस तरह से लोग एक दूसरे का साथ देते, लेकिन ये मिसालें हमें हर जगह नहीं मिलती। जैसे अगर हम कराची से पंजाब का रुख कर लें तो पंजाब में मुझे लगता है आवाम से ढीठ हो गई है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ और इंतहाई अफसोस के साथ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जितना उन्हें रोक लें, जितना उन्हें समझा लें, शायद वो नहीं सुनते। मुझे इस पर डॉक्टर यास्मीन राशिद की बात याद है पर कहूँगा नहीं। मैंने कल एक फुटेज देखी सोशल मीडिया पर जिसमें था ये कि एक रेस्टोरेंट था जिसका मैं नाम मेंशन नहीं करूंगी, वो कर ये रहा था कि अगर आप बुकिंग करवा रहे हैं तो वो आपको क्या कहते थे, आप आ जाएं और बिल्कुल अंधेरे में अपनी गाड़ी खड़ी करें और फिर शटर ऊपर करते थे और वो कहते थे अच्छा आप अंदर जाकर बैठ जाओ, उन्होंने लाइटें बंद की थी। देखिए प्लीज़ ये मत करें। पंजाब में कोरोना वबा का फैलाव जारी है मगर टेस्टों में रोज़ाना कमी हम देख रहे हैं। क्या अवाम जानते हैं कि अगर कोरोना हो तो अपना टेस्ट कैसे करवाएं? महक, ये वो वक्त है जिस वक्त हमें बात तो ये करनी चाहिए कि वैक्सीनेशन से मुताल्लिक कितना हम लोग टेस्ट जानते पे हैं। और अभी तक यानी 1.5 साल बाद अगर हम ये बात कर रहे हैं कि लोगों से सवाल ये हो कि भैया क्या आप जानते हैं कोविड के सिम्टम्स हो या ना हो और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अगर हो रही है तो टेस्ट आपका होना है, टेस्ट होगा कैसे? क्योंकि मुझे याद है जिस वक्त कोविड आया था और स्टार्ट में लोग समझते थे कि शायद ब्लड सैंपल लिया जाएगा और टेस्ट होगा। फिर हमने ज़रा इस पर शुरू में ही बात कर ली कि PCR टेस्ट कैसा है, नेज़ोफ्रेंजियल स्वैब के ज़रिए टेस्ट होता है, स्वैब टेस्ट होता है। अभी भी जब ये सवाल आवाम से होता है कि क्या आप जानते हैं कि टेस्ट कैसे होता है, तो क्या है उनके जवाबात इस वक्त 1.5 साल बाद जब इतनी बात कोविड पर हो रही है? देखिए दानियाल उमर की रिपोर्ट में। अगर आपके घर में किसी को कोरोना वायरस हो तो तशखीस कैसे होगी? क्या आप कोरोना टेस्ट करवाने के तरीकेकार से वाकिफ हैं? आइए एक छोटा सा सर्वे करते हैं। आपको ये पता है कि कोरोना का टेस्ट कैसे करवा सकते हैं? सर असी अनपढ़ बंदे हैं, सानू की पता, साडे कोल कोई आएगा तो पता करेगा साडा भी इन्हां नूं कोरोना है कि नहीं है। नहीं, इस चीज़ का मालूम नहीं है। ये नहीं पता हमें कैसे करवाते हैं। अल्लाह करे हो ही ना किसी को, हम तो यही दुआ मांगते हैं। नहीं, टेस्ट नहीं करवाया था, जो दुकानों पे चेक नहीं करते उधर से कराया था चेक। आपको कैसे पता लगेगा? आपको पता है कि कोरोना का सरकारी जो टेस्ट है वो कैसे करवा सकते हैं? टेस्ट का तो कोई पता नहीं है कि कैसे करवा सकते हैं। इसकी अलामत का पता है कि जैसे खांसी, नज़ला, बुखार, जिस्म दर्द, ये बस अलामत का पता है और कुछ नहीं पता। कोरोना वबा को 1 साल से ज़ायद अरसा गुजर जाने के बावजूद आवाम टेस्ट करवाने के तरीक़ेकार से मुकम्मल लाइल हैं। पंजाब में कोरोना वायरस के टेस्टों में भी दिन ब दिन कमी आती जा रही है। 24 घंटे के दौरान सिर्फ 14,137 कोरोना के टेस्ट ही किए गए हैं। इंतजामिया के मुताबिक कोरोना का टेस्ट कैसे करवाया जा सकता है, आइए जानते हैं। जी, हेल्थ डिपार्टमेंट की हेल्पलाइन है, एक हेल्पलाइन है जिसका नंबर है 1033। उस पर कॉल करके अगर आप अपना एड्रेस बताएंगे तो वो हेल्पलाइन जो है वो आपको गाइड कर देगी कि आपने कहाँ से टेस्ट करवाना है। टेस्ट फ्री कर रही है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और ये पूरे के पूरे पंजाब के अंदर फ्री हो रहा है। तमाम जो शहर हैं वहाँ पर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। 1033 की हेल्पलाइन जो है वो आप इस्तेमाल करके, कम से कम लाहौर के लिए मैं ये कंफर्म कर रहा हूँ कि लाहौर में बहुत सारी जो हमारे पास लैब्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो टेस्ट करती हैं। तो 1033 पे कॉल
कॉल करके अपना एड्रेस बताएं, वो आपको बताएंगे कि आपने किस करीबी जगह पे जाके अपना सैंपल रजिस्टर डिपॉजिट कराना है और वहाँ से फिर आपका टेस्ट हो जाएगा। कोरोना टेस्टों से मुताल्लिक अवाम की गैर संजीदगी और हुकूमत के आगाही ना देने से लाहौर समेत पंजाब भर में कोरोना के कितने मरीज होंगे कोई भी नहीं जानता। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। तो जनाब ये लाहौर की सूरत हाल थी। अब आपको बताएं कि 64% पाकिस्तानी समझते हैं कि कोरोना के खतरे को असलियत से कुछ ज़्यादा बताया जा रहा है, यानी ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, जबकि 45% की राय है कि कोरोना वायरस एक बैरूनी साजिश है। एक सर्वे किया गया, उस सर्वे में हर 10 में से 9 लोगों के मुताबिक उन्हें कोरोना वायरस नहीं हुआ। गैलप पाकिस्तान के ताज़ा तरीन सर्वे में ये बात सामने आई है कि सर्वे में 87% पाकिस्तानियों के मुताबिक उनके फैमिली के किसी भी मेंबर को कोरोना वायरस नहीं हुआ है, जबकि वैक्सीन लगवाने के ख्वाहिशमंद अफराद की तादाद में हम देख रहे हैं कि अच्छी बात है, इजाफा होता चला नजर आ रहा है। ये जो बात आपने की ना महक के इजाफा हो रहा है, वाकई मैं बस इसमें ये शेयर करूँ कि आज सुबह मेरी वालिदा आज सेकेंड डोज उनको लगनी थी कोविड वैक्सीन की, और उन्होंने कहा जी मैं 8 बजे गई थी, बल्कि अभी तो 3:15 हो चुके हैं, स्टिल शी इज एट द सेंटर। वैक्सीन बारी नहीं आई अभी उनकी। क्यों? क्योंकि एक तो रश है, दूसरा वो कहती हैं कि उनका नंबर था 32 और उन्होंने कहा कि जब 33 और 32 नंबर पे कहा गया जी वैक्सीन खत्म हो गई है, वो आ रही है। तो मुझे एक तरफ तो ज़ाहिर है ये परेशानी ज़रूर हुई कि एक रश है और वो वहाँ पर मौजूद हैं, सुबह से वहाँ बैठी हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुझे ये बात अच्छी लगी कि रश है, लोग जा रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो ठीक है, कुछ सेंटर्स में बेशक इस वक्त मेरी अपनी वालिदा वहाँ पर बैठी है, मैंने उन्हें भी ये समझाया कि कोई बात नहीं, ज़ाहिर है पाकिस्तान है, पॉपुलेशन ज़्यादा है और ऐसे में अगर ज़्यादा लोग आ रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि ज़्यादा लोग आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, बट एट द सेम टाइम सेंटर्स वालों को भी देखना चाहिए कि वो वैक्सीन उतनी वहाँ पर मौजूद हो। और जैसे हमने पिछले दिनों बात भी की थी कि लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे, तो ये शुएब की बात सुन के लग रहा है कि अच्छा ठीक है जी। दिसंबर 2020 तक 38% पाकिस्तानी वैक्सीन लगवाने के हामी थे, जबकि मार्च में ये तादाद 68% हो चुकी है। कोरोना वैक्सीन लगवाने से इनकार करने वालों को लगता है कि इसके साइड इफेक्ट होंगे, जबकि 82% पाकिस्तानी को लगता है कि SOPs को अगर हम फॉलो कर लेते हैं तो इस वायरस में कमी होगी। चलिए जी, इससे मुतालिक हम मजीद बात करेंगे। गैलप पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिलाल गिलानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बिलाल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बिलाल साहब, ये तो बड़ा एक्सटेंसिव आपका सर्वे है, तो मैं स्टार्ट इस वैक्सीन से कर लेता हूँ। 38% पाकिस्तानी 2020 दिसंबर में ये समझते थे कि लगवानी चाहिए, हामी थे। अब 38 से वो हो गए 68%। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ा चेंज है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें सिग्निफिकेंट राइज है और आई थिंक इसमें राइज की एक वजह ये भी है कि अवेलेबिलिटी में इजाफा हो गया है। लोगों को नज़र आता है वैक्सीन सेंटर्स कहाँ हैं, और इसमें हुकूमत की आगाही मुहिम का और लोग जब आसपास देखते हैं कि उनके जानने वाले लगवा रहे हैं, तो एक जो हिचकिचाहट का पहलू है वो कुछ रिड्यूस हो जाता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता, और इससे पाकिस्तान में नहीं है, हमने यूरोप में और अमेरिका में भी जो सर्वेज हुए उनमें भी यही नज़र आता था कि जब वैक्सीन नहीं होती या फुली अवेलेबल नहीं है तो लोगों की हिचकिचाहट का आलम ज़्यादा होता है। जैसे जैसे अवेलेबल होना शुरू हो तो वो लगवा लेते हैं। इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे भी इसमें मज़ीद इजाफा होगा लगवाने वालों में। अच्छा बिलाल, ये भी समझाएगा कि इस सर्वे में किस उम्र के लोगों को शामिल किया गया? कितने लोग ऐसे थे या किस उम्र के लोग ऐसे थे जो वैक्सीन लगवाने से भाग रहे थे? क्योंकि जब हम बात करते हैं तो वो ज़्यादातर सीनियर सिटीजन ही नज़र आते हैं। जी, इंटरेस्टिंगली इसमें जो सर्वे था ये तकरीबन 1500 अफराद से पूरे मुल्क में किया गया, जिसमें यंग लोग भी थे और बूढ़े लोग भी थे और मेच्योर एज के लोग भी थे। हमने इंटरेस्टिंगली देखा कि जो यंग लोग हैं उनमें हेजिटेंसी कि हम कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे अगर अवेलेबल हो जाए, वो सबसे ज़्यादा पाई गई। अच्छा। एक्चुअली जी, और ये जो आपने यंग लोगों की बात की, वो क्या एज ब्रैकेट है जो हेजिटेंट है? जी, अंडर 30, 18 से 30 साल की जो उम्र के लोग हैं, जब उनसे पूछा गया तो उसमें एक मेजॉरिटी ने ये कहा कि वो नहीं लगवाएंगे। यानी बिलाल साहब, बुजुर्ग जो है वो कन्विंस्ड हैं, ये जवान कन्विंस्ड नहीं है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और आप अगर स्टेटिस्टिक्स भी देखें तो जो बुजुर्गों में 50 प्लस में और 50 प्लस एज ग्रुप में रिस्पांस इतना बुरा नहीं रहा। और आप इसको भी देखें कि हुकूमत जो है वो अर्बन एरियाज़ को इसको ज़्यादा टारगेट कर रही है, जो सेंटर्स भी खुले हैं, अस्पताल भी खुले हैं। तो जवानों में इसकी शरह जो है हेजिटेंसी ज़्यादा पाई कि उसको हमने उनसे पूछा कि आपको क्यों ऐसा महसूस होता है कि आप वैक्सीन ना,
तो उसमें एक बहुत बड़ी वजह ये है कि लोगों का ये ख्याल है कि हमारे अजीज़ो कारिब जानने वालों को अगर कोरोना नहीं हुआ तो फिर हमें भी नहीं होगा। अगर कोई चीज़ ऐसी है कि जो हमारे मुशाहिदे में नहीं है तो हम क्यों लिखवाएं? और वो 87% पाकिस्तानी है जी। और ये यानी किसी भी मुल्क में इस वक्त ज़्यादातर बड़ी आवाम जो है वो तो कोरोना का शिकार नहीं है, मगर हज़ारों में या लाखों में पाकिस्तान में भी लोग कोरोना का शिकार भी हो चुके हैं। बिल्कुल, और हम ये डेली अदाद-ओ-शुमार भी शेयर करते हैं। अच्छा बिलाल, मुझे ये भी बताएं कि मर्द और ख़वातीन के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो दोनों की सोच थोड़ी थोड़ी हमें अलग नज़र आई, और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक आपकी नज़र में सोच किसकी थी? आई थिंक मर्द और औरतों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आई थिंक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो यंग लोगों का ही है, जो कि किसी वजह से अपने आप को इम्यून समझते हैं, हालांकि वो इम्यून। ठीक है बिलाल साहब, हम आपकी तरफ दोबारा आएंगे। इस वक्त नाजरीन को बरह रास्त लिए चलते हैं। फवाद चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 161 लोग जो हैं उन्होंने अपनी जान, ज़ाहिर है कि वो कोरोना की वजह से ये अमवात हुई हैं 161 लोगों की। इसके साथ जो वेंटिलेटर्स इस वक्त ऑक्यूपाइड हैं, मुल्तान में 76%, लाहौर में 67%, गुजरांवाला में 62%, भावलपुर में 56%, और इसके बाद जो ऑक्सीजन बेड्स हैं वो सवाबी में 67%, सवात में 66%, पेशावर में 63% और लाहौर में 56%। और टोटल एक्टिव केसेस जो हैं वो 86,151 हैं। और मेरा उम्मीद यही होगी कि इंशाल्लाह जो हम आगे बढ़ेंगे, और ये जो ईद की छुट्टियां हैं इनमें जिस तरीके से ये लॉकडाउन इसलिए किया गया है कि ज़रा इसका जो हमारी जो हालात हैं, सिचुएशन जो है वो उसमें स्टेबिलिटी आए, और मुझे उम्मीद है कि सिंध हुकूमत इसमें ख़ुसूसन अमल दरामद कराएगी अपने SOPs में, ताकि ये जो चीज़ जो बाकी सूबों में कम होना शुरू हुआ है, अगर कोरोना या एटलीस्ट केसेस की रफ्तार थोड़ी कम हुई है, तो उसको हम जो है इसको सिंध में भी जो है वो कर सकें। फिर अब आइए, दूसरा जो इम्पोर्टेंट था वो ब्रीफिंग है हमारी जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर हुई। अभी आपने देखा कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने वोट पोल है उसका वोट काउंटिंग जो है उसका ऑर्डर किया है 6 तारीख को कराची में। ये इलेक्शन कमीशन क्यों इस नतीजे पे पहुंचा? क्योंकि एक यूनिवर्सल ओपिनियन इस वक्त चल रही है कि कराची के इलेक्शन में बदतरीन धांधली हुई है, और इसीलिए तहरीक इंसाफ का मुतालबा तो ये है कि ये रीपोल में जाना चाहिए। इसको इस वक्त गिनने का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि अगर आप गिन भी लेंगे तो आप देखिए टोटल जो वहाँ पर वोट पड़ा है वो 21% पड़ा है, और जो जीतने वाले हैं वो 5% वोट लेकर के जो है दोनों को, मुफ्ता इस्माइल हों या जो PMLN पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनको 5% वोट जो है वो मिला है। तो इतने कम वोटों के साथ कोई बंदा असम्बली में आ जाए तो वो फिर एक जाहिर है कि वो तो इलेक्शन जो है वो एक बिल्कुल तमाशा बना है, और इलेक्शन कमीशन को भी इक़दामात इसमें करने चाहिए। फ़िलहाल कोविड की वजह से जो सिचुएशन जारी है उसमें भी वोटिंग जो है वो बड़ी नीचे आई है, और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से हिंदुस्तान में वहाँ के इलेक्शन कमीशन ने इर्रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड लिया, गैर ज़िम्मेदाराना तौर के ऊपर उन्होंने इलेक्शन कैंपेन को रन होने दिया, और वहाँ पर आप देखें कि हिंदुस्तान की आज जो हालात हैं उसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन जो है वो वहाँ के इलेक्शन मुहिम ने की है, और वहाँ के जो इलेक्शन कमीशन के ज़िम्मेदारान हैं वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं उस हालात के जो कि हिंदुस्तान में हुई है। तो इसी को उससे सबक सीखते हुए, उसको सामने रखते हुए, हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन को मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि बहुत ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल की ज़रूरत है, और अभी तक इलेक्शन कमीशन ने अपने इंतखाबात में कोरोना के SOPs को जिस तरीके से अमल दरामद करना चाहिए उस तरीके से अमल दरामद नहीं किया, जो जाहिर है कि एक बड़ी आई वुड से कि एक क्रिटिसिज्म तो नहीं करना चाहते हमें इलेक्शन कमीशन के ऊपर, लेकिन ये एक बहरहाल एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को बहुत तवज्जो करने की ज़रूरत है। जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं हमारे, उसके 4 हिस्से हैं। उसका एक हिस्सा है जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन है, यानी EVM मशीन। EVM मशीन का क्या फ़ायदा होगा? आप जाएंगे, आप वोट कास्ट करेंगे, आपको मैक्सिमम 5 मिनट में आपका नतीजा जो है पोलिंग का पूरे का वो आपके पास होगा, यानी जो पूरा नतीजा है वो तकरीबन आप समझिए कि 20 मिनट में आपको पूरे हलके का नतीजा जो है वो आपके पास होगा। तो ये EVM
हम चाहते हैं कि उसको इंट्रोड्यूस कराया जाए। इसका दूसरा हिस्सा है ई वोटिंग का, जो कि बुनियादी तौर के ऊपर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज को इनेबल हम करना चाहते हैं। 90 लाख पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान से बाहर है और हम ये चाहते हैं कि उनको वोट का हक मिले। अब पीपल्स पार्टी और PMLN इसके ऊपर रिलक्टेंट हैं, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज को ये सहूलत नहीं देना चाहते। अगर वो ये सहूलत नहीं देना चाहते तो वो खुल के आके अपना डिफरेंस दे दें। हम बहरहाल समझते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक बहुत अहम हिस्सा कॉन्स्टिट्यूट करते हैं पाकिस्तान के, हमारा जो मुआशी निज़ाम है, हमारा जो समाजी निज़ाम है उसका, और हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को उतना ही पाकिस्तानी समझते हैं जितना पाकिस्तान के अंदर रहने वाले पाकिस्तानी। और इसलिए हम उनके राइट्स की, हम उनके हकूक़ की, हम उनको वोट के सहूलत देने की जो मुहिम है हम अपने तौर के ऊपर जारी रखेंगे। इसके लिए जो आज हम 2 ऑर्डिनेंसेस जो हैं उसकी काबीना ने अप्रूवल दी है। इन दोनों ऑर्डिनेंसेस के तहत हमने एक ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया है कि वो EVM मशीन इस्तेमाल कर सकेगा इंतखाबात में। दूसरा जो अहम इख्तियार हमने इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो आज CLC में जाएगा और काबीना ने उसकी अप्रूवल दी है, उसके ज़रिए इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया गया है कि वो इक़दामात करे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक़ देने में, जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करने में। इन 2 ऑर्डिनेंसेस की मंजूरी जो है वो काबीना की तरफ से हुई है और वो अब CLC में जा कर के एक बाकायदा जो कानून है उसकी सूरत इख्तियार करेंगे। मैं यहाँ पे ये वाज़ेह कर दूँ कि ये इख्तियार हुकूमत ने अपने पास नहीं लिया, हमने सिर्फ अनेबल किया है इलेक्शन कमीशन को। और मुझे उम्मीद है कि बिलावल साहब और शहबाज शरीफ सब खुश होंगे, क्योंकि दोनों ये मुतालबा कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन को एक्चुअली ये चीज़ें लीड करनी चाहिए। तो हमने इलेक्शन कमीशन को अनेबल कर दिया है कि वो इसको लीड करे। और मेरा सुबह मैं यही बात कह रहा था जो शहजाद अकबर साहब ने भी रेज़ की कि इस तरह से इस्लाहात जो करनी है तो फिर नैब की कानून के लिए इस्लाहात जो है वो हम नैब को दे देते हैं और जो बाकी इदारे हैं उनको भी कह देते हैं कि आप भी इस्लाहात अपनी अपनी खुद ही कर लें, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब के नज़दीक शायद पार्लियामेंट हैज़ सीज़ टू एग्जिस्ट और उनके नज़दीक जो बाकी इदारे हैं वो ही सारे काम उन्होंने ही आगे करने हैं। तो ऐसे हमारे ऊपर नाबालिग लीडरशिप मुसल्लत है जिनको ये भी नहीं पता कि पार्लियामान का एक मुल्क में क्या किरदार है, बाकी इदारों का क्या किरदार है। ये सुबह सो के उठते हैं, जो जहन में आती है कि आज हेडलाइन में इमरान खान ने क्या बात कही है, हमने उसके ख़िलाफ़ चलना है। ऐसे जो हैं ये मरियम और बिलावल जैसे जो नाबालिग लीडरशिप हमारे पे मुसल्लत हो गई है। लेकिन बहरहाल ये आखिरी 2-3 साल ही हैं इनके भी। जिस तरह से हमने देखा कि नवाज शरीफ और जरदारी साहब की सियासत अपनी हिचकोले लेती हुई गई है, ये भी PDM की सियासत तो ख़त्म हो गई है। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत के ख़ात्मे का वक्त है, वो भी मुझे लगता है कि अपने आखिरी ही जो है वो उसके ऊपर है, अपने ही आखिरी वक्त के ऊपर है। अच्छा, तो इसमें जो हिस्से हैं जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि EVM एक हिस्सा है, ई वोटिंग दूसरा हिस्सा है, बायोमेट्रिक्स तीसरा हिस्सा है और फिर चौथा हिस्सा है लेजिस्लेशन करने का। जो लेजिस्लेशन का पार्ट है और EVM का पार्ट है वो मुकम्मल है। हमने लेजिस्लेशन भी कर दी, हमने इसके ऊपर अपने एक्ट है वो भी हमने दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी दे दी और हमने इलेक्ट्रिक जो वोटिंग मशीन है उसकी टेक्नोलॉजी भी हमने तैयार कर दी। उसके ऊपर आज जो है वो शिबली फराज साहब ने भी उसके ऊपर ब्रीफिंग दी और फिर जो अमीनुल हक साहब हैं IT मिनिस्टर, उन्होंने ई वोटिंग के ऊपर जो है वो हमने उसकी जो ब्रीफिंग है वो कर रहे हैं। और तीसरा इम्पॉर्टेंट है बायोमेट्रिक्स, जो कि नादरा का एक मामला है कि उन्होंने उसको कैसे। अब ये बायोमेट्रिक्स और ई वोटिंग जो है ये 2 एरियाज़ हैं जिस पे अभी टेक्नोलॉजी का काम भी होना बाकी है और वो भी मुकम्मल नहीं है और उसके ऊपर एक कंसल्टेंट मुकर्रर कर दिया गया है जो इन दोनों चीज़ों को लेके आगे चलेगा। और जो लेजिस्लेशन पार्ट है उसमें पीपल्स पार्टी और PMLN जो है, अब अगर वो इसको हमारा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो वोटिंग है अगर उसको ये सपोर्ट करेंगे तो उनकी मर्ज़ी है। अदरवाइज़ देखिए हम बड़े वाज़े हैं, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए हमारा कमिटमेंट है, हमारी उनके साथ एक वाबस्तगी है, उनकी हमारे साथ वाबस्तगी है और हम उसको आगे लेके जाना चाहते हैं और वो हम उसको जो है वो आगे जा कर के लेंगे। इसी हवाले से हमने इंसाफ की फराहमी के सिविल प्रोसीजर कोड में जो इस्लाहात की थी उनमें एक और बड़ी अहम तब्दीली आपको मालूम है की थी कि सक्सेशन एक्ट जब है उसको हमें
अदालतों में मुद्दत लग जाती थी कि अगर आपको वरासत का सर्टिफिकेट लेना है। अब वो वरासत के सर्टिफिकेट लेने का जो तरीका है उसको बहुत सहल बना दिया गया। अब उसके लिए आपको अदालत जाना ही नहीं पड़ता। नादरा जो है उसको ये इख्तियार हासिल है कि वो देख के, फैमिली ट्री देख के अकॉर्डिंगली वरासत का सर्टिफिकेट जो है वो जारी कर देता है। इसी सहूलत को हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी जो है वो हमने दिया है, और जो हमारी एम्बेसीज़ हैं उनके अंदर 24 एम्बेसीज़ के अंदर इब्तदाई तौर के ऊपर ये डेस्क कायम हो रहे हैं, जिसमें जो वरासत के और सक्सेशन सर्टिफिकेट्स के मामलात हैं वो उसको जो है फैसिलिटेट किया जाएगा। हुकूमत पंजाब का जो इस मामले में है, पंजाब में जो सिविल प्रोसीजर है, हमारी रिफॉर्म्स थी, इस्लाहात थी, उनको अदालत ने टेक्निकल वजूहात की बिना पर सेट असाइड किया था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने हदायत की है पंजाब हुकूमत को कि वो अपने जो प्रोसीजरल इशूज़ हैं उनको रिजॉल्व करें, उनको हल करें, और पंजाब में भी ये जो हमारे सिविल सर्विस, ये जो हमारे सिविल केसेस के जो रिफॉर्म्स हैं उनको जो है वो वहाँ पर जो है वो जल्द अज जल्द लागू किया जाए। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ब्रिगेडियर अतीक अहमद साहब को हैवी इंडस्ट्रीज़ टेक्सला बोर्ड में बतौर मेंबर कंट्रोल तैनात किया गया है। NED यूनिवर्सिटी कराची और बहुत ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है, और मुझे बहुत मौका मिला उनके वाइस चांसलर साहब से इंटरेक्शन का, और आई एम वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जिससे पाकिस्तान को बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं और होनी चाहिए, और उन्होंने माजी में भी बड़ा ज़बरदस्त काम जो है वो किया है। 1921 में ये NED यूनिवर्सिटी कराची बनी थी। अब उसके 100 साल मुकम्मल हो रहे हैं, तो उसको ट्रिब्यूट पेश करते हुए NED यूनिवर्सिटी को एक यादगारी सिक्के के इजरा की मंजूरी दी गई है, और मैं NED के तमाम फैकल्टी को, वाइस चांसलर को, स्टूडेंट्स को, और जो साबिका स्टूडेंट्स हैं उन सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कितना ज़बरदस्त इंस्टीट्यूशन बनाया, चलाया, और अब आगे भी हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की हायर एजुकेशन में एक रोल मॉडल इंस्टीट्यूशन है, और इंशाल्लाह आपको मज़ीद तरक्की के लिए मैं दुआगो हूँ। इसी तरीके से नेशनल पॉलिसी फॉर स्टेटमेंट ऑन फॉलो द मनी की मंजूरी दी गई है। ये बेसिकली जो पैसे का सुराग लगाने का एक जो अमल है फैटफ के तहत, इसको जो है वो पहले तेज़ किया गया था कि ये जो पैसा जिसके ऊपर बहुत ही आपको पता है प्रॉब्लम होती है कि हमारा जो शहबाज शरीफ साहब हैं या ये जो बाकी जरदारी साहब के केसेस हैं, अचानक घर पे बैठे बैठे इनका पता चलता है कि वो 1000 रुपया 100 साल अपनी फैमिली जो है उनकी वो 1000 रुपया टैक्स दे रही थी। अचानक पता चलता है कि बिलियंस ऑफ डॉलर की प्रॉपर्टी जो है वो लंदन के फ़लानी जगहों पे या सरे महल उग गए हैं या फ्रांस में आ गए हैं। तो उसी को ही आगे बढ़ाते हुए ये लेजिस्लेशन की गई है कि फॉलो द मनी पॉलिसी जो है वो उसको अप्रूव किया गया है, और ज़्यादा इफेक्टिवली जो पैसा है उसको फॉलो किया जा सकेगा। वफाकी काबीना को रिकमेंडेशन दी गई थी कि ईद के मौके के ऊपर 30 दिन की जो रेमिशन है कैदियों को दी जाए, यानी 30 दिन की रियायत दी जाए। काबीना ने उसको 90 दिन की रियायत में तब्दील कर दिया है, और अब जो कैदी हैं उनको 90 दिन की रियायत जो है वो हासिल होगी। इसमें जो 65 साल या उससे ज़ायद उम्र के मर्द कैदी हैं और 60 साल से ज़्यादा जो ख़वातीन कैदी हैं जो अपनी सज़ा का 1/3 हिस्सा काट चुके हों, उनको भी ये ख़ुसूसी रायत जो है वो मुयस्सर आएगी। इसी तरह से जो बच्चों के साथ ख़वातीन सज़ाएँ काट रही हैं उनको ये रायत जो है वो मिलेगी, और फिर जो 18 साल से कम उम्र के हैं उनको भी ये रायत मिलेगी। जो बहुत ही संगीन जराइम में जैसे कि जासूसी है या टेररिज्म है उनको लिए ज़ाहिर है वो रायत जो है वो नहीं है, जो बहुत संगीन जराइम में मुलव्वस है। काबीना ने कोरोना की रोकथाम के पेश नज़र हुकूमत सिंध की दरख्वास्त पर फ़ौज की तैनाती की मंजूरी दी है। हुकूमत सिंध ने दरख्वास्त की थी कि फ़ौज को तैनात किया जाए सिंध में, और मुझे उम्मीद है कि अब शायद वो SOPs जो हैं वो इम्प्लीमेंट होना बेहतर शुरू हो जाए। पहले मुझे नहीं मालूम क्यों सिंध हुकूमत ने इसको इतना लेट किया, अगर ये कर देते तो इससे एक बहुत बेहतर जो है वो हो जाता। अच्छा, एक और काबीना ने इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979 के तहत ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर लाइसेंसों की तनसीख के हवाले से अपीलों के लिए काबीना मेंबरान शफकत महमूद साहब को और शीरी मज़ारी को एक कमेटी बनाई है, जिसके पास अगर आप ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के प्रमोटर हैं और आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है तो उसके ख़िलाफ़ अपील का कोई
जो था वो फोरम नहीं था। अब शफ़क़त महमूद साहब और श्री मज़ारी जो हैं उनको ये फोरम ये क्रिएट किया गया उनके ऊपर, और जो प्रमोटर्स जिनके लाइसेंस कैंसिल होंगे वो इस कमेटी को अपील फाइल जो है वो कर सकेंगे। पाकिस्तान रेलवेज़ के ऑपरेशंस में निजी शोबे की शमूलियत को यकीनी बनाने और इस हवाले से निजी शोबे की भरपूर शमूलियत की हाल में एक बड़ी रुकावट को दूर करने के हवाले से एक अहम फैसला करते हुए काबीना ने निजी शोबे की जानब से दी जाने वाली बिड्स पर 10% एडवांस विद होल्डिंग टैक्स के ख़ात्मे की मंजूरी दी है। रेलवे के अंदर जो भी बिड करता है उसको 10% पहले विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ जाता है, तो इसकी वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम है। और हम चाहते हैं कि रेलवे के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, हमारा एक ओवरऑल भी हमारी पॉलिसी है कि इसमें हम बड़े, और रेलवे में हम बिलखसूस चाहते हैं कि वो ये बिड्स आएँ, तो इसलिए हमने विद होल्डिंग टैक्स जो है उसको ख़त्म किया है। वफाकी काबीना ने सैयद नजम सईद को रेलवे कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान लिमिटेड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तैनात किया है। इसी तरह से एक और जो अहम फ़ैसला किया है वो ये किया है कि जो ये इदारा जाती इस्लाहात की जो हमारी कमेटी है जिसमें शफ़क़त महमूद साहब इसको हेड करते हैं, डॉक्टर इशरत साहब इसमें शामिल हैं, इसमें 2 इम्पॉर्टेंट फ़ैसले किए गए हैं। और भी इम्पॉर्टेंट फ़ैसले हैं बट 2 मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। इनमें एक फ़ैसला तो ये किया गया है कि जो MP1 MP2 के ऊपर पहले ही होता था कि सरकारी मुलाजमीन जो थे वो एलिजिबल इस सेंस में नहीं थे कि उनको अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा देना पड़ता था और फिर वो जाके MP1 और MP2 में जो है वो आ सकते थे। अब ये फैसला किया गया है कि सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो बग़ैर इस्तीफ़ा दिए MP1 और MP2 के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे, और अगर वो वहाँ पर उनको नौकरी मिल जाती है MP1 MP2 में तो फिर वो मुद्दत ख़त्म होने के बाद वापस जो है वो अपनी सर्विस जो है वो उसको कंटिन्यू कर सकेंगे। इससे एक बड़ा जो आप समझिए कि बार ख़त्म होगा सरकारी मुलाजमीन के ऊपर जो अप्लाई नहीं करते थे MP1 MP2 की पोजीशंस के लिए, और अब ये सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो इसके ऊपर अप्लाई जो है वो कर सकेंगे। एक और बहुत ही अहम जो फ़ैसला किया काबीना ने वो तोसीक की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 28 अप्रैल 2021 के इजलास में लिए गए फ़ैसले की, जिसके ज़रिए जो IPPs के साथ हमारी जो सेटलमेंट हुई थी उसकी जो पहली किस्त है यानी 40% जो रकम है वो अदा करने का फ़ैसला जो है वो किया गया है। और ये जो हमारी जो प्रोसेस है जिसमें ज़रिए IPPs जो हैं उन्होंने जो बिजली बेच चुके हैं हुकूमत को पहले ही और वो बिजली हम इस्तेमाल कर चुके हैं उसके पैसे जो रहते हैं उसकी जो 40% अदायगी है वो अब की जा रही है, और हम जो स्टेबिलिटी लाना चाह रहे हैं पावर सेक्टर में उसकी जानब ये एक बहुत अहम कदम है। एहसान अली चुगताई साहब को नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के बोर्ड पर बतौर प्राइवेट मेंबर तैनात किया है। इसी तरह से एडिशनल सेक्रेटरी फ़ाइनेंस की बतौर सरकारी मेंबर तब्दीली की मंजूरी जो है वो दी है। KPT बोर्ड जो है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है और इन मेंबरान की तैनाती जो है वो 2 साल के लिए होगी। काबीना ने पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान सऊदी पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के क़याम के लिए मुआहदे की मंजूरी दी। सऊदी पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के क़याम का फ़ैसला ये बुनियादी तौर के ऊपर उस वक़्त हुआ था जब हिज़ रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे और एक बहुत ही कम्प्रिहेंसिव उनका दौरा था। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब तशरीफ़ लेके जा रहे हैं सऊदी अरब, तो ये जो एक सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल है उसको अब फ़ाल किया गया है और ये एक बहुत अहम एक डेवलपमेंट है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान। और इसके नतीजे में हमारा जो एक शुरू में हमने जो आपस में एक हमने मुआहदे किए थे और गुफ्तगू की थी उसमें जो भी तात्तुल थे वो अब दूर हो जाएंगे और एक कम्प्रिहेंसिव तरीके से एक पूरे निज़ाम के तहत ये पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से एक और बहुत ही अहम याददाश्त में जो सऊदी अरेबिया है उसने पाकिस्तान के साथ जो एनवायरनमेंट की MOU जो है वो साइन किया है और इस मुफाहमती याददाश्त का मकसद माहौलियात के शोबे में दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए 2 तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। बिलियन ट्री सुनामी जो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही कामयाब हमारा प्रोजेक्ट है उसको सऊदी अरेबिया इम्प्लीमेंट कर रहा है सऊदी अरेबिया में। इसकी जो असल कामयाबी इसका जो अगर आप प्रैक्टिकली बताना चाहो मैं आसान ज़ुबान में तो इसका मतलब ये होगा कि सऊदी अरेबिया के अंदर जो पाकिस्तान की जो लेबर है
उसको भी दोबारा बहुत बड़ा मौका मिलेगा कि वो वहाँ पे जाके ये जो सऊदी अरेबिया को सरसब्ज़ बनाने का एक ख्वाब है जो कि वहाँ की रॉयल फैमिली ने और हिज़ रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान ने देखा है, उसमें हम भी अपनी मदद जो है वो शामिल कर सकेंगे और इसका फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान को भी बहुत होगा और हमारा जो बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहा है इसका जो तजुर्बे का फ़ायदा जो है वो सऊदी अरेबिया को होगा। ये थी जी आज की काबीना की सर अभी आप लोगों ने इंतखाबी इस्लाहत का मसला भी तैयार कर लिया है, आपने आज ऑर्डिनेंसेस भी जारी कर दिए। सर ये बताइएगा कि अब जिस तरह पीएम ने कहा कि दीगर सियासी जमातों स्टेक होल्डर्स के साथ बात की जाए, तो अब बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमती नुमाइंदे जो अपोजिशन की जमातें हैं और दीगर स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ टेबल पर कब बैठकर इस मामले को जो है उठाएंगे? उमर, ये मुझे समझ नहीं आई कि आपने ये सवाल क्यों पूछा है, क्योंकि ये कोई ऐसा आदमी सवाल पूछे जो पार्लियामेंट को कवर ना करता हो तो फिर तो लॉजिक समझ आती है। आप तो ख़ुद पार्लियामान को कवर करते हैं, आप ख़ुद जो है वो ये जो प्राइम मिनिस्टर की जो बीट है उसको आप कवर करते हैं। ये जो फॉर्मल दावत है ये दिए हुए हमें को 3 महीने हो गए। सबसे पहले 16 अक्टूबर 2000 जो पिछले साल था 16 अक्टूबर 2020 में हमने ये कानून जो है ये पार्लियामान में रखा और उसमें ये कहा गया था कि ये जो इस्लामाबाद में वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि सिंध में SOPs पर कम अमल दरामद हो रहा है, कराची के इलेक्शन में बदतरीन धांधली हुई है, NA 249 में रीकाउंटिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, NA 249 में री इलेक्शन होना चाहिए, कोरोना की वजह से वोटिंग बहुत कम हुई है। फवाद चौधरी साहब जो कि इस्लामाबाद में कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनका ये कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से 20 मिनट में पूरे हल्के का रिजल्ट आ जाएगा। सिर्फ एक बात में है कि उन्होंने कहा सिंध में SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा, ठीक बात होगी, लेकिन सिंध में केसेस कम है एज कम्पेयर टू पंजाब एंड KP। तो अगर वहाँ पर केसेस ज़्यादा हैं और SOPs पर भी अमल दरामद हो रहा है तो फिर ये थोड़ी सी गड़बड़ वाली बात होगी। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। जैसा कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी बात की थी कि आज 21 रमज़ानुल मुबारक और आज हज़रत अली का यौम शहादत है। हज़रत अली की ज़िंदगी और उनकी तर्ज़ ज़िंदगी के हवाले से जितनी बात हम करें वो कम है। हम देखते हैं कि किरण जब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करती हैं वो हरामखोरी पे बात करती हैं, वो लोगों को बेनकाब करती हैं जहाँ जहाँ हरामखोरी हो रही होती है। तो हमने सोचा कि आज हम किरण को बुलाएंगे और हज़रत अली की ज़िंदगी के हवाले से बात करेंगे, इस हवाले से हम उनसे जानेंगे। तो किरण, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बिल्कुल सही कहा कि जब भी मैं आप लोगों को ज्वाइन करती हूँ तो हम हरामखोरी का एक सेगमेंट लेकर चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आगे बढ़ रहे हैं, उस पर बात करती हूँ। लेकिन आज इतनी बड़ी शख्सियत का दिन है, 21 रमज़ानुल मुबारक है, मौला अली का दिन है कि उनकी ज़िंदगी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाई, उनकी ज़िंदगी ही वो मशअले राह है कि जिसको अगर देख लिया जाए ना तो फिर जो जो ख़राबियाँ और कोताहियाँ हम अपनी ज़िंदगियों में कर रहे होते हैं उनसे दूर हट जाएँ। तो आज फिर उन्हीं की बात करते हैं, उन्हीं के फ़ज़ाइल बयान करते हैं, गो कि उसकी हदें नहीं मिलती हैं, लेकिन जहाँ तक हमारी औकात है इतनी कोशिश करते हैं कि आज मौला अली की बात करें। तो आज उस अली का यौम शहादत है कि जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ, तुम सब में बेहतरीन फ़ैसला करने वाला अली है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मज़ीद फरमाते हैं कि अली को मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा से थी। मज़ीद फरमाते हैं कि अली मुझसे वो ताल्लुक़ रखते हैं जो रूह का जिस्म से है। खुदा के महबूब का महबूब महबूब अली, ईमान की कसौटी अली, अली वो आबिद जिसको हो माबूद को नाज, अली वो शुजा जिन पर शुजात को नाज, अली वो साजिद जिस पर सजदे को नाज, अली वो वली जिस पर विलायत को नाज, अली वो सखी जिस पर सखावत को नाज, अली वो सिपाही सालार जिस पर सिपाह को नाज, अली वो आदल के जिस पर अदल को नाज, अली वो आलम जिस पर इल्म को नाज। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम पर 19 रमज़ानुल मुबारक 40 हिजरी में एक शाम से आए एक शकीउल क़ल्ब खारजी अब्दुर्रहमान बिन इब्न मुलजिम नामी क़तामा नामी खारजी औरत की मदद से मस्जिद कूफा में हालत सजदा में जहर आलूद खंजर से हमला किया गया। ज़ख्मी होने पर नाज़रीन गिरामी ज़रा गौर से सुनिएगा कि मौला अली के लबों पर जो पहली सदा आई वो थी कि रब्बे काबा की कसम आज अली कामयाब हो गया। तारीख़
गवाह है कि हज़रत अली जानते थे कि इब्ने मुलजिम के इरादे अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो मस्जिद में आए और बेखौफ नमाज अदा की। आपके ज़ख्मी होते ही मस्जिद में शोर बरपा हो गया, क़यामत का मंजर था। तमाम चाहने वाले अल्लाह के हुजूर फरियाद करने लगे, अपने मोहसिन व मददगार के लिए दुआ करने लगे। इमाम हसन व हुसैन मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की रेश मुबारक खून से तर हो चुकी थी। उस वक्त भी इब्न मुलजिम कहता है कुछ भी कर लो, अब ये नहीं बच सकेंगे, क्योंकि 1 माह तक ये खंजर जहर में रखा गया है। कमाल उस हस्ती का जो ये सुनकर भी गुस्से में नहीं आया और कहा कि इब्न मुलजिम पर तशद्दुद किया जाए, बल्कि उसके खाने पीने का ख्याल रखा जाए। अगर मैं ज़िंदा रहा तो ख़ुद इसका फ़ैसला करूँगा कि इसके साथ करना क्या है। मौला अली को कंधों पर उठाकर घर ले जाया गया। दूसरी तरफ इब्न मुलजिम को भी गिरफ़्तार कर लिया गया। मौलाए कायनात ने अपने शहज़ादों से, नाज़रीन गिरामी जानते हैं कि फ़रमाया क्या कहते हैं, बेटा कातिल को एक ही वार में सज़ा देना, क्योंकि उसने मुझ पर भी एक ही वार किया है, उसे इससे ज़्यादा सज़ा मत देना। खलीफा चहारुम दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रोज़ बाद यानी 21 रमज़ानुल मुबारक को आज के दिन जामे शहादत नोश किया है। और आज हम उनकी याद में यहाँ बैठे हैं। उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब जितनी हमारी ज़बान इजाज़त दे, जितना हम कर सकें, जितनी हमारी औकात, वो हम कर रहे हैं। माशाअल्लाह किरण, और चूँकि फ़ज़ाइल तो अपने बयान किए, लेकिन इस शो से पहले जो मनकबत आप पढ़ रही थी, जो कलाम आप पढ़ रही थी, जब मैंने उस वक्त भी ख्वाहिश की किरण कि अगर प्रोग्राम में पढ़ें, प्रोग्राम में पेश करें तो ज़बरदस्त हो जाए। बिस्मिल्लाह। मंज़र फ़ज़ाए दहार में सारा अली का है, मंज़र फ़ज़ाए दहार में सारा अली का है। जिस समत देखता हूँ नज़ारा अली का है। जिस समत देखता हूँ नज़ारा अली का है। मरहबा उठने कब नहीं है, हाँ उठने कब नहीं है, ये मारा अली का है। उठने कब नहीं है, ये मारा अली का है। जिस समत देखता हूँ नज़ारा अली का है। मंज़र फ़ज़ाए दहार में हम फ़ख्र मस्त इश्क़ में मारे अली के हैं। हम फ़ख्र मस्त इश्क़ में मारे अली के हैं। सबसे मगर बुलंद सितारा अली का है। उठने कब नहीं है, ये मारा अली का है। इसी मनक़बत का एक बड़ा खूबसूरत मिसरा है जो कि हमारे अर्ज़ पाक के लिए है, बड़ा खूबसूरत। ऐ अर्ज़ पाक तुझको मुबारक के तेरे पास। ऐ अर्ज़ पाक तुझको मुबारक के तेरे पास। परचम नबी का भाईजान, मेहरबान, कदरदान, मेरी जान, बस आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। हाँ तो जरा कान और दिल की खिड़कियां खोलकर खूब गौर से सुनिए।
बात यह है भैया कि हरामखोरों की आ रही है शामत। अब न बचेंगे आवाम को नाजायज महंगा बेचने वाले, क्योंकि पीछे आ रहे हैं उनके समा वाले। फिर न कहना मियाँ कि खबर ना हुई। सलाम अलैकुम। जी, तो समा की कैंपेन जिसमें हम मुनाफाखोरों को बेनकाब करते हैं और आपसे हम रोज़ाना कहते हैं कि अगर आपके इलाके में आपके इर्द गिर्द कहीं भी मुनाफाखोरी हो रही है, ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं हो रही होगी, लेकिन अगर आपके पास कोई भी वीडियो है, कोई भी खबर है, तो आप हमारे पेज पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। माह रमज़ान में फल जो होता है वो इफ्तार के दस्तरखान की रौनक समझा जाता है, लेकिन मुनाफाखोरों ने इन्हें भी आवाम की पहुँच से बहुत ज़्यादा दूर कर दिया। आज हम बात करेंगे सबसे अहम फल। जब हम फ्रूट चाट बनाते हैं ना, अगर उसमें अमरूद नहीं होता तो थोड़ी कमी रह जाती है। अमरूद की बात करते हैं और बताएंगे आपको कि कैसे और कौन कौन इसमें कितनी मुनाफाखोरी करता है। सज्जाद हैदर की रिपोर्ट में। अमरूद बहुत महंगा है, 300 रुपये किलो कुहाड़ का अमरूद मिलता है। पंजाब वाला अमरूद नहीं है, कुहाड़ का अमरूद महंगा है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में अमरूद 300 रुपए किलो बिक रहा है। जी हाँ, ये अमरूद कुहाड़ के मीठे रसीले खूबसूरत अमरूद, जिसके पीछे छुपे हैं कहीं मुनाफाखोर। सबसे पहले चलते हैं कुहाड़, जहां सबसे ज्यादा अमरूद पैदा होते हैं। किसान का एक्सपोर्ट क्वालिटी रेट है 1600 रुपए का 10 किलो। यहाँ के अमरूद बहुत मशहूर है। हम बाग से अमरूद के 10 किलो की पेटी आड़ती पर तकरीबन 1600 रुपए तक बेचते हैं, जो कि वो आगे शहर लेकर चले जाते हैं। आड़ती इसे बड़ी मंडी में फरोख्त के लिए पेशावर ले जाता है। दर्जा बंदी के बाद खराब अमरूद निकालकर नया रेट लगाया जाता। 220 रुपए किलो, 40 रुपए फी किलो नफा जेब में। ट्रांसपोर्ट खर्च फी किलो 5 रुपए से ज्यादा नहीं। ये सारा पीछे से महंगा आ रहा है। पेटी में 8 किलो 7 किलो भी निकलता है और बहुत महंगा है, बाहर 300 भी मिलता है। आम दुकानदार ये अमरूद 220 रुपए का खरीद कर 300 रुपए किलो तक बेच रहे हैं, यानी 70 से 80 रुपए फी किलो मुनाफा। दुकानदारान ज्यादा खर्च ज्यादा पोषो हर जगह से कम दे रेट का माल कम राजी, मतलब रेट ज्यादा। जिले इंतजामिया ने दर्जे अव्वल के अमरूद का रेट जायज मुनाफे के साथ 180 रुपए किलो मुकर्रर किया है, लेकिन आड़ती और दुकानदारों के मनमाने मुनाफे के आगे सब बेबस है और आवाम को अमरूद मिल रहा है। 300 रुपए किलो, 300 रुपए किलो कुहाड़ का अमरूद 300 रुपए किलो है। कैमरामैन मेरान मुनीर के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। सिर्फ अमरूद नहीं, कोई भी फल लेने जाते हैं तो वो महंगा मिलता है। जिस तरह महक और मैं रोज़ाना की बात करते हैं कि जहाँ पर आपको लगे कि हरामखोरी हो रही है तो आपने उसको बेनकाब करना है, उस हरामखोर को बेनकाब करना है। जो हमारी कोशिश है, ये जो हमारा सेगमेंट है रोज़ाना जो हम बात करते हैं कि हरामखोर को बेनकाब कीजिए, जहाँ गड़बड़ महसूस हो वहाँ अपना फ़र्ज़ अदा करें। तो आप शहरी जब जाते हैं बाहर और फल जब सरकारी निर्ख पर नहीं मिलते, 40 की चीज़ अगर मिलती है 80 रुपए की, तो सवाल करते हैं। अब वो सवाल सिर्फ दिल पे नहीं, वो सवाल ज़बान पर भी आता है और इसकी वीडियो बनाई जाती है। लेकिन एक तो हरामखोरी, ऊपर से जनाब हो रही है सीना जोरी। दुकानदारों के दिल में अब इंतज़ामिया का कोई डर नहीं। कहते हैं हम रोज़ाना कि भैया आ रहे हैं समा वाले। अब हर शख्स है समा वाला, क्योंकि हर शख्स के पास मोबाइल फ़ोन है, बनाता है वीडियो, भेजता है हमें और हम दिखाते हैं आपको। लेकिन जगाना है किसको? सरकार को, इंतज़ामिया को। इसके साथ साथ उसका डर भी तो पैदा करना है कि आ जाएगी इंतज़ामिया, ज़रा ठीक हो जाओ। तो दुकानदार क्या कहता है, वो ठेले वाला क्या कहता है? वो कहता है बनानी है वीडियो बना लो, दिखानी है दिखा दो, भेजनी है भेज दो। हम तो भैया यही करेंगे, हम तो करेंगे मनमानी। ऐसे में ख़रीदार जो केले वाले से सवाल कर रहा है कि आप केले कितने रुपए के बेच रहे हैं? 250 रुपये दर्जन बेच रहे हैं, तो क्यों, सरकारी कीमत है क्या? वो कहता है जनाब कि सरकारी कीमत तो है कम, लेकिन मैं बेच रहा हूँ ज़्यादा कीमत पर। 220 सरकारी कीमत है, 250 रुपये दर्जन वो बेच रहा है। और साथ ही उसने ढिठाई से कह दिया, अच्छा वीडियो बनाते हो बना लो, दिखा दो। लेकिन हम जनाब मुनाफाखोरी से बाज नहीं आएंगे। यानी महक जो पहले कहते थे कि पीछे से महंगा आ रहा है और जब समा वो पीछे तक पहुँच गया तो अब हरामखोर कहते हैं जो करना है कर लो। इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। जी
नहीं, आप केला कितने का बेच रहे हो? 50 रुपए दर्जन बेच रहा हूँ। हैं? 250 रुपए दर्जन बेच रहा हूँ। और किसी को जाके वीडियो सेंड करो। हुकूमत ने कितने का बोला है? हुकूमत ने कितने का बोला, हम बेच रहे 250 रुपए का। हुकूमत ने कितने का बोला है? हुकूमत ने मानता है, हुकूमत ने 220 का बोला है। हुकूमत ने 220 का बोला, आप 250 का बेच रहे हो। और लिस्ट है आपके पास? रेट लिस्ट है? आपने बनाई है? हुकूमत ने नहीं दी आपको रेट लिस्ट? हुकूमत सही है, राइट है हुकूमत की। आपके पास रेट लिस्ट नहीं है ना? केला कितने का बेच रहे हो? 50 रुपए दर्जन बेच रहा हूँ। हैं? 250 रुपए दर्जन बेच रहा हूँ। और किसी को जाके वीडियो सेंड करो। हुकूमत ने कितने का बोला है? अब ये देखें, हरामखोरी हो रही है, ऊपर से सीना जोरी हो रही है, और जब सवाल किया जाता है तो आगे से ढिठाई सामने आती है। ये वो मुनाफाखोर है जिन्हें रमज़ान में भी अपनी आखिरत का ख्याल नहीं है। समा वाले कोशिश करें कि जगह जगह जहाँ जहाँ मुनाफाखोरी हो रही है हम आप तक पहुँचाएँ। एक वीडियो जो हमें ये मौसूल हुई है, इसी तरह अगर आपके पास वीडियो है, आपके इर्द गिर्द ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप हमें हमारे पेज पर सेंड कर सकते हैं, ताकि हम पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को दिखाएं कि कहाँ पर मुनाफाखोरी हो रही है और इसको किस तरह से बेनकाब करना है। ये ढिठाई इनमें कैसे आ जाती है? ये जो अपने ग्राहकों से इतनी बहस कर लेते हैं, फिर सवाल ये उठता है कि क्या इनके पीछे कोई ऐसा हाथ है जो इन्हें ये तसल्ली देता है कि भैया तुमने जितने में बेचना है बेच दो, हम पीछे बैठे हैं, हम देख लेंगे। क्योंकि जो हुकूमत निर्ख मुकर्रर करती है उस पर अगर नहीं बेचा जाता तो फिर सवाल हुकूमत से होता है। इसी पर बात करेंगे। अलामा ताहिर अशरफी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अलामा साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक़्त। अलामा साहब, हमारी देखने वालों की, नाजरीन की ज़रा रहनुमाई कीजिएगा। ये जो मामलात रोज़ाना रिपोर्ट होते हैं कि पहले कहते थे दुकानदार, ठेले वाले कि भैया पीछे से महंगा आ रहा है, फिर हमने ये भी बता दिया कि पीछे से महंगा नहीं आ रहा, ये खुद महंगाई के ज़िम्मेदार हैं। तो अलामा साहब, ये जो लोग अब डरते भी नहीं हैं और कहते हैं ठीक है भले किसी को बता दो, वीडियो बना लो, ये जो ढिठाई है, बेशर्मी है और मुनाफाखोरी है, हराम खोरी है, इस रहमतों बरकतों के महीने में है, ऐसे लोगों के लिए दीन इस्लाम क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। गुजारिश ये है कि ऐसे लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मलऊन करार दिया है, लानत वाला करार दिया है। और जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें कि ये लानत वाला है या मलऊन है, तो उसके लिए इस दुनिया और आखिरत, और बद्दुआ की हो जिसके लिए, तो उसके लिए तो इस दुनिया और आखिरत दोनों में तबाही है ना, और तो कुछ भी नहीं है। ये ऐसे बदबख्त हैं कि रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में जब ये अल्लाह तबारक व तआला से अजर ले सकते हैं, जब ये अल्लाह तबारक व तआला से बहुत ज़्यादा इनामात ले सकते हैं, इन्होंने दुनिया के में इंसानों की ज़िंदगी को जो है और रोज़ादारों की ज़िंदगी को अज़ाब बनाया है और मुश्किलात बनाई है। तो रियासत को भी चाहिए, वो अपना काम करती है रियासत, लेकिन अब ये एक रोड पे बैठा हुआ है किसी मोहल्ले में, किसी गली में, अगरचे उस तक भी पहुंचना चाहिए, लेकिन खुद भी और लोगों को भी चाहिए ऐसे लोगों की शिकायत करें, साथ दें निज़ाम का। बहरहाल टूटा फूटा सही हमारे यहाँ निज़ाम तो मौजूद है, तो उस निज़ाम का साथ दिया जाए ताकि ऐसे लोगों को जो है वो निशान इबरत बने। 2-4 लोग निशान इबरत बन जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि ये सिलसिला जो है कम हो जाएगा। रोकना तो खौफे खुदा से है, जो है नहीं है। अब एक आदमी रेट कम कर लेता है लेकिन उसके साथ 2 नंबर चीज डाल देता है, ये भी तो हमारे सामने है ना, ये सारी चीजें। अलावा साहब, जैसे आपने खौफे खुदा की बात की, मैं यही पूछना चाहती कि हमारा मुआशरा कहाँ जा रहा है? ये तो एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क है जिसमें इस तरह के कवानीन होने चाहिए कि डर हो कि अगर कुछ भी चोरी या कुछ भी इस तरह का काम होगा तो हमारी पकड़ होगी। लेकिन हमारा मुआशरा उस राह पे जा रहा है कि पैसे कमाने की इतनी लत लग गई है कि हम ना हलाल में फ़र्क कर रहे हैं ना हराम में, बस कह रहे हैं जो जेब में आ रहा है वो जेब में आए और वही हमारे बच्चों के मुँह में जाए। बस किसी भी मुआशरे की तबाही का ये पहली बात यही होती है कि बगैर सोचे समझे ये हसूल जो है ना, हिरस और हवस, इसने हमें पकड़ लिया है। इल्ला माशाअल्लाह हर कोई इसमें है कि ज्यादा से ज्यादा जमा कर लूं, और ये पता नहीं है कि अगला सांस है कि नहीं है। और जो यहाँ जमा कर रहे हैं, फिर जब कब्र में इसका हिसाब देना पड़ेगा तो वहाँ तो कोई सिफारिश वाला नहीं होगा। अभी यही शख्स देख लें जिसको आप दिखा रहे हैं, मैंने आज इसकी वीडियो देखी है। अब मुझे ये मासूर भी लगता है, लेकिन इसको खौफे खुदा नहीं है। ये बिल्कुल नहीं डरता, ना अल्लाह से डरता है ना रियासत से डरता है।
तो रियासत का भी जिम्मेदारी है, लेकिन लोगों के अंदर एहसास उजागर करना और उसके साथ साथ हम ये अवेयरनेस पैदा करें कि एक आदमी जुल्म कर रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने भाई की मदद करो, खा जालिम हो या मजलूम। साहबा ने कहा जालिम की क्या मदद करे, कहा उसको जुल्म करने से रोको। तो बल्दिया है, मजिस्ट्रेट है, एसी है, कहीं इनकी शिकायत होनी चाहिए और उनको चाहिए जब शिकायत आए तो उस पर अमल हो। बिल्कुल। और का हमारे यहाँ निज़ाम ऐसा है, खा वो हमारा निज़ाम अदल है, बाकी चीजें हैं, इतना लंबा हो जाता है कि मुजरिम को सजा ही नहीं मिलती, कई साल गुजर जाते हैं। ऐसा ही तो अल्लाह का खौफ भी होना चाहिए और रियासत का खौफ भी होना चाहिए और अवाम का इस मामले में एका होना चाहिए कि एक चीज ये महंगी बेच रहे हैं, हमने नहीं खरीदनी, बिल्कुल हमने इसके खिलाफ शिकायत के लिए जाना है, तो ये इंसान बन जाएंगे। लेकिन जब एक बड़ा आदमी कबूल कर लेता है, वो तो रेट किए बगैर खरीद लेता है, और एक बेचारा जो मजदूर है या मुतवस्सित तबके का है वो रेट करता है, तो फिर उसमें ऐसे लोगों की चांदनी बन जाती है, वो उसका बिल्कुल। तो यानी अल्लामा साहब, इसमें हुकूमत और अवाम दोनों को मिलकर ऐसे हराम खोरों के खिलाफ कमर बस्ता होना होगा। अल्लामा साहब बेहद शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे और रहनुमाई कर रहे थे। जिस तरह आपने गुफ्तगू का आगाज़ इस तरीके से, जो भी शख्स ऐसा करता है उसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई, तो ज़ाहिर है फिर हमें इससे सीखना है कि ये नहीं करना। ये हर लम्हा मिलता है सीखने के लिए, तो अब भी सीख जाएँ, अगर माफ़ी मांग लें तो अल्लाह गफूर रहीम है, माफ़ करने वाला है। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे। आज एक बच्ची की कहानी आपको सुनानी है, थोड़ी सी तकलीफ़देह कहानी है। उसकी सगी फुप्पियाँ तो बड़े लाड उठाती हैं, वो उसको कराची लेकर आती हैं और कुछ पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए एक घर पर उस छोटी सी बच्ची को काम पर लगा देती हैं। जिस बच्ची के खेलने कूदने पढ़ने लिखने के दिन हो, उसे किसी घर पर चंद पैसों के लिए काम पर रखवा दिया जाए तो क्या होता है। इस बच्ची का नाम है जिया। इसके साथ फिर क्या हुआ, वो किन तकालीफ से गुजरी, ये सब आज हम जानेंगे इस प्रोग्राम में। लेकिन इस जिया की कहानी इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मेरी फूफा मुझे कराची में काम करने के लिए छोड़ के गई थी बाजी घर। वहाँ पे मैं कपड़े धोती थी, बर्तन धोती थी, सफाई करती थी। वो फिर जब कोई चीज़ मुझसे गलत हो जाती थी तो वो मारती थी। मैंने एक दिन कचरा नहीं फेंका था तो फिर उसने मेरा सर फाड़ा था। फिर मुझसे एक चम्मच खो गया था, इस वजह से उसने मुझे बहुत मारा था। फिर मैं वहाँ से आ गई। बाजी वहाँ से घर से चली गई थी, तो फिर मैं मौका देख के वहाँ से निकल गई। तो मुझे एक आंटी नज़र आई थी, तो वो मुझे फिर सारिम बनी छोड़ के चली गई थी। मेरे अम्मी अबू नहीं है, लेकिन बहन भाइयों की बहुत याद आती है। बहन अम्मी अबू की तरह ही रखती है और बहन बहुत प्यार करती है, इसलिए मुझे अपने बहन भाइयों के पास जाना है। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। ये छोटी सी बच्ची, जैसे कि शुएब ने भी कहा, इसके खेलने कूदने के, पढ़ने लिखने के दिन हैं और जिस तरह ये घरों में काम कर रही है, ठोकरें खा रही है, वो बच्ची मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जिया, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो? सारिम भाई भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सारिम भाई से भी बात करेंगे। जिया, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी, आपके घर में कौन कौन है? अम्मी, अब्बू, दादा दादी, चाचा चाची, फुप्पी के अलावा बहन भाई कितने हैं? मेरी एक बहन है और एक भाई है। मेरा दादा है और चाचे हैं 2 और चाची है, चाची के बच्चे हैं और बस यही है। इन सब में किस किस से आप राब्ते में हैं जिया? बात हुई हो अगर कभी किसी से इन सब में? इन सब से जब से मैं यहाँ आई हूँ बस 2 दफ़ा बात हुई थी। किससे बात हुई 2 दफ़ा? मेरी जब सारिम बरनी में हुई थी तो मेरी फुप्पो से और चाचा से बात हुई थी, और बाजी के घर में उससे हुई थी, मेरे घर वालों से, इसी सब से। 2 बार बात हुई आपकी फुप्पो से भी? फुप्पो को आपने बताया कि फुप्पो, जिस घर में आप मुझे छोड़ कर गई हैं काम के लिए, वो मुझे मारते हैं? ये मेरी कज़न ने बताया था, लेकिन मेरी फुप्पो नहीं लेके गई थी मुझे। आपकी कज़न ने आपकी फुप्पो को बताया कि वो लोग आपको मारते हैं, फुप्पो लेने नहीं आए? नहीं। आपने फुप्पो को खुद कहा कि ले जाओ मुझे? किसी को कहा घर में? कहा फुप्पो को? क्या कहा फिर उन्होंने? मैंने बोला था तो उन्होंने बोला लेने आएंगे, लेकिन आज तक नहीं लेने आए।
जी ये मालूम है आपको, ये जो आप काम करती थी यहाँ पर, कितने पैसे फुप्पो को देते थे वो लोग? वो उन्होंने 1.5 साल के दिए थे ट्रैक। 1.5 साल के कितने? महीने के 10,000। महीने के 10,000 रुपये देते थे। और मुझे ये बताएं जिया कि मारना पीटना ये क्या बहुत ज़्यादा होता था या कभी कभी होता था? किन बातों पर मारपीट होती थी, होता क्या था? जैसे कि मैंने कपड़े नहीं धोए इस बात पे भी मारे, अगर मैंने गंदे बर्तन धोए इस बात पे मारती थी, छोटी छोटी बातों पे मारती थी। रोज़ मारती थी जी। कपड़े ना धोने पे या इस तरह के घर के काम जी। तो जब आपकी फुप्पो आपको लेकर आई तो आपने कहा आपका एक छोटा भाई है और आपकी एक बड़ी बहन है, तो वो किस तरह से, वो भी आपके साथ थे या आप अकेली आई थी? जब मैं आई थी तो मेरे साथ मेरी कज़न भी आए थे और मेरा भाई आया था, बहन भी आई थी, लेकिन बहन को यहाँ नहीं रहना था तो बहन को वापस ले गई थी। और भाई यहीं पे था आपके साथ? मेरे साथ नहीं, वो अलग घर में काम करता। तो अभी कभी भाई से बात हुई है? नहीं, कभी भी भाई से बात? बहनों का तो बड़ा लाड होता है भाई के साथ, आप भाइयों का बड़ा लाड बहनों के साथ होता है। आई एम श्योर जिया आप भी बहुत याद करती होंगी और भाई भी बहुत याद करता होगा आपको। जी। अगर भाई को कुछ कहना चाहो, हो सकता है भाई देख रहा हो कि मेरी बहन टीवी पे है, ऐसे कोई पैगाम पहुंच जाए, क्या कहोगी भाई को? आप सोचो जिया कि भाई आपको सुन रहा है, वो देख रहा है आपको, कोई बात करना चाहोगी भाई से? मुझे भाई के पास जाना है, मिलना है। जी। भाई से जैसे मिलोगी क्या कहोगी भाई को? पहला जुमला जिया का क्या होगा? मैं खुश होंगी भाई से मिलके। सारिम भाई ये एक कहानी है, लेकिन आई एम श्योर आपने ऐसी बहुत सी और कहानियाँ देखी होंगी। जो ट्रेंड है मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ इलाकों से इस तरह बच्चों का आना, बड़ी कम उम्र में किसी के घर में काम के लिए रखवा देना, पूरे साल भर के पैसे लेके चले जाना, फिर पूछते नहीं हैं रखा कैसे है। लेकिन मैं समझता हूँ उनसे ज़्यादा जिम्मेदार वो हैं जो रखते हैं इनको। बहुत बड़ी जिम्मेदारी तो साहिब हैसियत पढ़े लिखे शहर में रहने वाले लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? इसके ये देखें 3 निशान, ये इसको नोचा था नाखूनों से, इसके नाखून के निशान है ये इसके। नोचा गया है? औरत जब आई है पूरे जख्मी था ये पूरा इसका। ये कैसे आपके पास आई सारिम भाई? इसको कोई छोड़ के गया था हमारे पास, कोई छोड़ करके गया था। कौन? मुझे एक औरत मिली थी, वो मुझे कहाँ मिली थी? तो वो भागी थी या वहाँ से जहाँ काम करती थी? उसने मुझे बहुत मारा था तो फिर मैं वहाँ से आ गई। अब भागी, एक औरत आपको मिली? जी। उस औरत ने आपकी कहानी सुनी, फिर आपको सारिम भाई के पास ले आई? जी। ये भी She was lucky. बिल्कुल यही She was very lucky कि इसे एक ऐसी खातून मिली जिसने समझा, जिसको एहसास हुआ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इस बच्चे की हिफाजत की है, क्योंकि हम उस माशरे में रहते हैं जहाँ कोई महफूज नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये फूल महफूज रहा और आपके पास पहुंचा। उसके बाद जाहिर है आई एम श्योर सारिम भाई आपने बड़ी कोशिश की होगी कि किसी तरह इसके फैमिली मेम्बर, स्पेशली भाई। बिल्कुल हम पहुँच तो गए हैं और आज इसको बिठाने दिखाने का मकसद भी है कि लोगों में एहसास पैदा हो कि एक बहन कितना रो रही थी अपने भाई के लिए। जब मेरे पास आई, इस बातें करते जैसे ही भाई का जिक्र आया तो रो पड़ी थी उसको याद करके कि मैं जब से आई हूँ 1.5 साल मेरा ख्याल इसको हो गया, 1.5 साल से आपस में कोई जिंदा मुर्दा का भी नहीं पता, ना घर वालों को ना इसका। जो कह रही है बात हुई, वो बात भी हमने जब लवाकिन को ढूंढते हैं तो हम उसके लिए मालूमात लेने के लिए जो है बात कराई। उससे पहले मेरा ख्याल है इसकी शायद एक बार बात हुई होगी 1.5 साल में। भाई ये कह रही है इसकी फुप्पी से इसकी 2 दफा बात हुई, तो आपके सेंटर में मौजूद होते हैं? अच्छा, आपके पास? हमारे पास हुई। तो क्या कहती थी इसकी फुप्पी के नहीं लेके जाना? नहीं, फुप्पी लेके जाएगी, सब लेके जाने के लिए आए हैं हमारे पास। अब तैयार हैं? अब तैयार हैं सारे। अच्छा, अब चूंकि सारिम भाई ने अनाउंस कर दिया है कि सब आ चुके हैं, तो जी आपको समझ आ रही है कि क्या हो रहा है? ये सारिम भाई ने क्या बात की है? ये कह रहे हैं मेरे घर वाले सब आ चुके हैं। नहीं, घर वाले तो आ चुके हैं, भाई नहीं पता चला अभी तक। भाई का पता नहीं चला। अच्छा सारिम भाई, जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत होता है ये कि पंजाब में मुल्तान से या अंदरूने पंजाब से बच्चों को लाया जाता है, फिर कराची या मुख्तलिफ शहरों में बच्चों को रख दिया जाता है काम के लिए और फिर पूछा भी नहीं जाता। और अब तो बहुत ज़्यादा ऐसी एजेंसी बन गई हैं कि वो कहती हैं अच्छा ठीक है आप हमें बच्चा दे जाए, हम आगे। तो ये चीज़ें, ये तो एक कहानी ना जिसे हम मंजर आम पर लेकर आए, ऐसी तो न जाने कितनी कहानी। हिसाब है, मेरे पास बहुत है। आपको याद है आप भी आई थी तो आपने कितनी बच्चों से मिली।
मैं वही कह रहा हूँ, मैं ये लोग गरीब लोग हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ना हमारी हुकूमत का सिस्टम है ना और किसी का कि इनको सपोर्ट करें, इनको पढ़ाएं, इनके लिए अखराज। तो कम से कम मैं समझता हूँ इनको तबाह करने से अच्छा किसी के काम पे रख देना। चाइल्ड लेबर के खिलाफ हम बोलते तो बहुत है, लेकिन देखें ना जहाँ पे काम पे रख रहे हैं उसकी जिम्मेदारी है। असल जिम्मेदारी में से देखें क्या हम बच्चे वाले नहीं है क्या हमें एहसास नहीं है अगर हम किसी की बच्चा ला करके रख रहे हैं तो हमारी अपनी जाती इंसानियत किधर है? या हमने 10,000 8,000 रुपए महीने पे उसको खरीद लिया है और खरीद के हालांकि वो तो बंदा जानवरों से भी ये सलूक नहीं बिल्कुल करता। सारे में बस मुझसे तो इंतज़ार नहीं हो रहा, क्योंकि आपने एक ऐसी बात कर दी थी, आपने ये कहा ना कि फैमिली से कांटेक्ट है, तो ज़ाहिर है मैं उसकी आंखों में चमक देख रहा हूँ, मैं उसकी आंखों में चमक देख रहा हूँ। और चूँकि सारिम भाई ने अभी जिस तरह जिक्र किया ना कि बड़ी कोशिश से, बड़ी मेहनत से वो इसकी फैमिली तक पहुँच रहे हैं, तो ये सारिम भाई कैसे ये काम कर पाते हैं, ये इनका इदारा कैसे ये काम कर पाता है? जानते हैं कैसे? आप लोगों की वजह से, आप लोगों के ताउन की वजह से, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। सारिम भाई से हम हर दूसरे तीसरे दिन जब बात कर रहे होते हैं, हम यहाँ बैठे होते हैं, किसी स्टोरी पर डिस्कस कर रहे होते हैं, हम ये क्रेडिट देते हैं इनको, अल्लाह ने इनको वसीला बनाया है। हमारी क्या लालच, ना उन्होंने हमें कुछ देना ना हमने उनसे कुछ लेना, लेकिन जो आपका साथ है ना हमारे साथ, सारिम भाई के साथ, इंसानियत का जो रिश्ता है, ये जो मोहब्बतें बिखेरने का जो हमने अपने आप से वादा किया है, ये जो मुस्कुराहटें बिखेरने का हम अपने आप से रोज़ाना वादा करते हैं कि छोटी छोटी सी नेकियां कमाएंगे, ऐसे छोटे छोटे से स्टेप्स लेंगे, तो क्या पता हमारी ये छोटी सी नेकी, छोटी सी काविश, सारिम भाई का साथ देना और सारिम भाई की वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट का आ जाना, ज़िंदगी बदल देना, अल्लाह को यही पसंद आ जाएगा। अल्लाह इसी के ज़रिए हमारे गुनाह धो देगा, बख्श देगा। तो ज़ाहिर है इसलिए मैं इस वक्त ये बात करूँ कि सारिम भाई का इदारा आप लोगों के ताउन से चल रहा है। हम इस वक्त दोबारा भी फ्लैश करेंगे द डिटेल्स ऑफ सारिम बनी ट्रस्ट, कैसे आप इन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, कि जिस तरह जिया के चेहरे पर आंखों में कुछ चमक आ रही है सिर्फ ये सुनकर कि सारिम भाई ने कहा कि उनकी फैमिली से कुछ कांटेक्ट हो पाया है और कुछ बातचीत हो पाई है, वो लेकर जाएंगे, वो अपने घर में रखेंगे, उसी तरह से जिस तरह एक बच्चा अपने घर में रहता है, खेलता है, जिस तरह एक फूल को खिलने का हक होता है, वो हक इस बच्ची का है, इसको मिलना चाहिए, इसको इसका हक मिलेगा। सिर्फ ये सोच लें थोड़ी सी देर को कि जिया यहाँ से पुकारे अपने भाई को और भाई उस कैमरे के उस पार देख रहा हो और आ जाए जिया के पास, जिया के सामने। जिया, ऐसा अगर हो जाए तो क्या होगा? बिल्कुल अभी अभी ऐसा हो जाए कि जिया ने अब जिस तरह कहा कि भाई से मिलूंगी, बहुत खुश होंगी, जिया ने दोबारा कहा भैया आ जाओ, भैया आ गया। इस यकीन के साथ जिया, अल्लाह पे यकीन के साथ कहो ये पहले कहो कि भाई आओ, हाँ। भाई मुझे लेने आओ। अल्लाह करे ये भाई सुने, अब अल्लाह करे ये भाई सुने। आए छोटी सी ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक से वापस आएंगे। ये कहानी अभी अधूरी है, ये कहानी आज मुकम्मल होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले बात हम कर रहे थे जिया से, बात हम कर रहे थे जिया की, और बात हम करेंगे अभी जिया की और भी, क्योंकि जिया ने अभी बहुत जीना है, जिया ने अभी बहुत मुस्कुराना है। जिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है। क्यों मुस्कुरा रही हैं ये तो बताएं। कि मेरा भाई मुझे मिल जाएगा। भाई मिल जाएगा? यकीन कैसे हो गया? कैसे यकीन हुआ? आप लोगों ने कहा। जिया की आंखों में आंसू आ गए। जिया इंशाल्लाह। आपको पता है एक बात, अल्लाह ताला कहता है कि जब आप उससे दुआ मांगो और दुआ इस दिल से मांगो कि आंखों से आंसू गिरे, वो आंसू बाद में गिरता है, पहले दुआ कबूल हो जाती है। ये जो आपकी आंखों से आंसू गिरने वाला है, इस दिल में बस ये दुआ कर लो अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मैं आज यहाँ बैठी हूँ नया दिन के सेट पर और मैं बड़े दिल से, मेरी आंखों में आंसू हैं, मैं दुआ कर रही हूँ कि मेरा भाई आ जाए। अल्लाह से दुआ कर लो। तो आप यकीन करें जिया, ये आंसू गिर रहा है ना, भाई आएगा। पुकारो, सिर्फ अल्लाह पे यकीन रख के पुकारो भाई को। आज क्या नाम है भाई? भाई का नाम क्या है? आजम रजा। आजम पुकारो। तो आजम, मैं बस अल्लाह ताला से दुआ करूँ, अल्लाह ताला मेरे भाई आजम को मुझसे मिला दे। जल्दी से दुआ कर लो।
कहो, ताला फौरन से दुआ सुनता है। सिर्फ कहो कि आजम आ जाओ। आजम आ जाओ। वो आ गया। आजम आ गया। देखा, हमने कहा था ना, मिल गया भाई। आजम बैठ जाओ। यकीन आ गया। सच्चे दिल से दुआएं कबूल होती हैं। कितना खुश है जिया। जिया भाई को जफ्फी डाल लो, और ऐसे जफ्फी डालो कि बस कभी अलग ना हो भाई आपसे। अब आजम कैसे हैं आप? ठीक है। बहन याद आती थी? बहुत याद आती थी। मिलने का दिल करता था। कहाँ थी इतनी देर? क्यों नहीं मिले बहन से? उसके बाद ये भी किसी क्या था, किसी के घर थे, आप काम करते थे। आप सारे भाई आपने ढूंढा इसको भी। लेकिन जिसके घर था वो दे तो नहीं रहे थे। अच्छा। खैर उन्हें बहुत समझू के ले लिया बच्चा, लेकिन अच्छे इज्जत से था। मैंने इसके घर वालों को भी ये कहा, मैं बोला यार अगर भेजना है ना तो उसी के घर दोनों भाई बहनों को एक घर में भेज दो साथ कि, और देख भी लिया कि उन्होंने अच्छे से रखा, और वही दूसरी बच्ची है उसको अच्छे से नहीं रखा, तो कम से कम दोनों को एक साथ रख दें। भाई बहन होंगे, भाई बहन साथ होंगे ना, कम से कम जुदा नहीं होंगे। तो और वही बात है कि बस रखने वालों की जिम्मेदारी है। हम यहाँ रह के इस मुल्क में, या अमेरिका यूरोप नहीं है कि हम के चाइल्ड लेबर यहाँ मजबूरियाँ हैं, कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन जो रख रहा है ये उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मजबूरी से ज़्यादा मैं कहूँगा सारे भाई, रियासत की नाकामी है। जब सेहत और तालीम रियासत की जिम्मेदारी हो, वो ना मिल रही हो, तो फिर ऐसे अलमिया जन्म लेते हैं। कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। खुशी हो रही है अब, बस ये ईदी है सबसे बड़ी। अभी तो रो रही थी पहले तुम। जिया को यकीन नहीं आ रहा है, यकीन नहीं आ रहा था कि भाई मिल जाए। अब भाई से क्या लड़ोगी? नहीं। अब चाहोगी कि बस भाई ना जाए कहीं पे, भाई पास रहे, ऐसे ही चाहोगी? कुछ कहो ना भाई को, वो देखो इतने दिन बाद तुम्हें मिला है, क्या कहोगी उसे? कुछ कहो तो सही, हम भी देखें ना भाई बहन का कितना प्यार है, कुछ बात तो करो। भाई कैसे? ठीक हो? अच्छा भाई एटीट्यूड। ये 1.5 साल बाद मिले हो ना? 1.5 साल। आजम आपने भी याद किया जिया को बहुत? कभी कोशिश की कि बात हो जाए कॉल पे? कहा था नंबर दे दे, वो नंबर नहीं देती। कौन नंबर नहीं देता? मेरी बाजी। अच्छा, वो नंबर उनके पास नंबर था तो कहाँ से नंबर देती बेटा? फुप्पो से बोला था। फुप्पो से बोला था। फुप्पो बड़ी जालिम है भाई। वैसे हम तो ये सुनते हैं कि फुप्पी भतीजी एक जात है। फुप्पो से कोई रिश्तेदार लेकर के आया, इनको रिश्तेदार ने इनको आगे किया। अच्छा, फुप्पो बहुत प्यार करती है जी, और जो पैसे लिए उसने रिश्तेदार ने, उसमें भी फुप्पो का पता चला कि वो कम पैसे मुझे दिए, बाकी उसने मिडल मैन अच्छे भी आ गया। ये फुप्पो को भी अब पूरी कहानी खुल। लेकिन मैं तो कह रही हूँ कि हमारी फुप्पो अभी वो उसका थोड़ा अपना मसला था। अच्छा, अभी अगला जो ये जो लम्हात होंगे वो ये होंगे कि ये बच्चे फुप्पो के पास होंगे। फुप्पो ऐसे, और इसका दादा आया हुआ है। अच्छा, दादा आया हुआ है, फुप्पो आया हुआ है। अच्छा, तो वो अब ये कह रहे हैं कि हम जिया को नहीं भेजेंगे काम के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है। अच्छा, कह रहे हैं, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि अगर भेजो तो कम से कम उस बच्चे को देखा है कि अच्छे घर में था, अच्छे से रखा था, तो उनके घर ही दोनों को भेज दो। वो घर वाले दोनों बच्चों को। मेरी अभी इतनी बात उनसे नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि इस हक में तो नहीं हूँ कि भेजे, लेकिन अगर भेजना है तो कम से कम ठीक है। अब मुझे बताएं कि ज़रा हम इतना आज खुश हो रहे हैं ये छोटा सा मंजर देखकर। एग्जैक्टली, लेकिन आपने इसके पीछे बहुत ज़्यादा वक्त लगाया, एनर्जी लगाई, और आप समटाइम्स होता है ना, मायूस हो जाते हैं, नाउमीद हो जाते हैं कि नहीं होगा, ये सोचते हैं। फिर जब ये हो जाता है, हम इतना खुश हैं, श्योर आपकी एनर्जी लेवल, खुशी का लेवल तो बहुत डिफरेंट होगा। खुशी होती है। उस दिन मैं आपको बताया था 33 साल के बाद, अभी 3-4 दिन पहले हमने मिलाया उसे। हमें नहीं पता था 33 साल से ये बिछड़े हैं, उसका दिमागी तवाज़ुन सही नहीं था बंदे का। तो 33 साल के बाद मिला। यकीनन जब ये चीज़ें हमारे हाथ से अल्लाह करवाता है तो खुशी तो होती है, और कभी कभी फ़ख्र भी होता है थोड़ा बहुत, और होना भी चाहिए। मैं समझता अच्छी चीज़ों में आपको फ़ख्र करना चाहिए। क्या भाई ये कोई एक कहानी नहीं है, नहीं, बहुत कहानी है, और बहुत ऐसी हैं जिनके वालिदैन मजबूरी के तहत उन्हें छोड़ जाते हैं काम के लिए, लेकिन जहाँ पर छोड़ के जाते हैं, मैं माज़रत के साथ कहना चाहूँगी कि वो लोग इंसान नहीं होते, वो दरिंदे होते हैं। उन बच्चों को पता नहीं क्या समझ लेते हैं कि उन्हें नोचते हैं, उन्हें मारते हैं, तशद्दुद करते हैं उन पे। ये तो जिया की कहानी थी, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सारिम भाई के ज़रिए हमारे प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पे जिया अपने भाई से मिल गई। एक और कहानी हमारे पास है, 2 बहनें ऐसी हमारे पास है कि जब मैं सारिम भाई के ट्रस्ट गई, मैं उन दोनों जब बहनों से मिली और उनकी जब मैंने बात सुनी, तो मतलब मैं अपने तौर पे
एक तो शर्मिंदा भी हो रही थी और मैं अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रही थी कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारे लोगों से बहुत बेहतर रखा है। और वो दोनों बहनें जिनको खौफ था कि उनका बाप उन्हें इस दर्द से भेज देता था वापस काम के लिए उस जगह पर जहाँ से बार बार उन पर तशद्दुद होता था कि वो उसके बाप को पकड़ते थे और जेल में डाल देते थे, वो दोनों बहनें भी आज शुएब हमारे साथ मौजूद होंगी। लेकिन आप चूँकि उनसे मिलकर आई थी तो उनकी क्या कहानी है थोड़ी सी नाज़रीन को दिखाते हैं, फिर आपकी उनसे मुलाकात कराएंगे। ठीक है, वो हम दिखाएंगे कि जब मैं गई, जब मैंने उनसे बात की, मैं तो एक नॉर्मल से उस पर गई थी सारिम भाई से मिलने, आलिया भाभी से मिलने, लेकिन वहाँ पर जब मैंने ये कहानी देखी तो मैंने ये सोचा कि ज़रूर इसको सामने लेकर आना चाहिए कि अगर बाप या भाई घर में से कोई देख रहा है तो एटलीस्ट वो अब ये सोचे कि हम इस जिम्मेदारी के साथ, ये शुएब हम ये जिम्मेदारी अब लें कि अगर इनको लेके जाया जा रहा है तो इनको वापस उस तरीके से तशद्दुद नहीं होगा। मैं चाहूँगी कि मैं उन बच्चियों को ले आऊँ, वो बच्चियाँ मेरे साथ ही हैं, मेरे पास ही हैं, वो बच्चियाँ आएँ और आ जाओ बेटा। जी आप और आज़म आप आ जाएं उस तरफ। कैसी हैं आप दोनों? एक साल का फर्क है ना जी। एक साल आप बड़ी हैं। सारिम भाई कैसे पहुंची थी? मैंने तो वो जान लिया ना, वो दर्द भरे लम्हात, और जब ये रोई हैं जैसे ये, मैं चाहूंगी कि मैं आपकी जुबानी अपने पूरे नाज़रीन को सुनाऊं। अच्छी प्यारी बच्ची है, मासूम सी बच्ची है। इन्हें पहले भी काम पे वो साहब लेके गए थे, एक सियासी शख्सियत है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। हमें आने का दिखाने का मकसद किसी को बेइज्जत करना नहीं होता, सिर्फ एहसास दिलाना होता है। तो वो लेकर के गए और जब वापसी बाप ने मंगवा ली बच्चियाँ तो फिर उन्होंने उसको बंद करवा दिया इनके वालिद को, फिर वो लेकर के चले गए। अब ये भागी थी वहाँ से दोबारा, जब मारा था उनको, जब आई दोनों ये जो ना जख्मी थी मैंने देखा था जी। तो वहाँ जब आई हमारे पास तो उनको एक खौफ था कि अगर हम फिर जाएंगे तो ऐसा ना हमारे वालिद को बंद करवा दें, कुछ करवा दें, हमें फिर दोबारा से ले जा करके मार रख दें। तो मगर आपने ये जिम्मेदारी ली कि नहीं अब ऐसा नहीं होगा, तो उनको हिम्मत भी दिलाई गई, अब उनमें हिम्मत भी आई है। ले जाने को तो मैं अभी ले जा करके छोड़ जाऊँ, लेकिन बेहतर ये है कि वर्षा हमें इनके वर्षा का नहीं पता कि वर्षा इस वक्त कहाँ है। इनको अपना घर गांव में ज़रूर पता है, लेकिन यहाँ से कोई पोस्टल एड्रेस, कोई फ़ोन नंबर, कोई ऐसी चीज़ इनकी नहीं है। तो इनसे ज़रा पूछें ताकि आपका गाँव लोग राब्ता करें इनके गाँव। नवाबशाह में। नवाबशाह में अगर नवाबशाह जाएं आपको लेकर तो आप घर तक पहुंच सकती हैं? इन्हें रास्ता मालूम है आपको, आराम से पहुंच जाएंगे। तो मुझे ज़रा घर वालों से मुताल्लिक बताएं, रिश्तेदारों से मुताल्लिक बताएं, कौन कौन है, किसी से रब्ता नहीं हुआ इस दौरान? कितना अरसा हो गया? 2 साल हो गए। बहुत साल हो गए। जहाँ पर आप काम करती थी वो आपको क्यों मारते थे? काम ना करने पे या क्या वजह थी मारने की? मेरा फर्क में मतलब हर चीज़ में मारते रहते थे। मेरी बहन को मारते थे, वहाँ पर मैं और मेरी बहन काम करते थे ना, तो हम दोनों को बहुत मारते थे। हर चीज़ पे हम मारते थे, कभी झाड़ू से, कभी किसी चीज़ से, मतलब बहुत मारते थे। तो आप कभी मैंने ये भी आपने मुझे बताया था कि आप भाग गई थी ना वहाँ से पहले, अपने अब्बू के पास चली गई थी, तो फिर उन्होंने आपके अब्बू को जेल में बंद करवा दिया था? जी। और तो बात मैंने अपने माँ बाप को नहीं देखा है। अम्मी अब्बू को नहीं देखा? घर में कौन कौन है? मैं बहुत छोटी थी, मैं वहाँ पर गई थी, मेरी भी बहुत छोटी थी। कितनी छोटी? इतनी थी बड़ी होंगी। अभी भी छोटी सी हो? अभी भी छोटी हो, बड़ी तो नहीं हो। मुझे बताओ घर में कौन? नहीं महक, हालात ने कितना बड़ा कर दिया, उसका बचपन उससे छीन लिया। ये छोटी छोटी सी बच्चियां हैं, वाकई छोटी, लेकिन आप उनकी गुफ्तगू सुने, वो बड़ी हो गई क्योंकि उन्हें बड़ा कर दिया इस ज़माने ने, उन्हें बड़ा कर दिया इस ज़माने की ठोकरों ने। ये जो तलखियाँ होती हैं ये बच्चों को बड़ा जल्दी बड़ा कर देती हैं। इतनी जल्दी भी बड़ा नहीं होना चाहिए बच्चों को। बचपन तो बड़ा प्यारा होता है, ये बचपन बड़ा खूबसूरत होता है, ये बचपन इनका हक होता है, और ये बचपन इनसे ना छिने, ये रहे ऐसा, ये हमारा फ़र्ज़ होता है, ये माशरे का फ़र्ज़ होता है, ये रियासत का फ़र्ज़ होता है, ये हर शख्स का फ़र्ज़ होता है। किसी बच्चे से उसका बचपन छिन जाना, दूर हो जाना, खिलौने से बच्चे को दूर कर देना, किताब से बच्चे को दूर कर देना, ये जुल्म है। और इस जुल्म इन दोनों बच्चियों के साथ हुआ है, एक बार नहीं हुआ, हर रोज़ हुआ है, बार बार हुआ है। इसीलिए इन बच्चियों के चेहरे आज बता रहे हैं कि किस तकलीफ़ से गुज़री हैं वो। अल्लाह करे कि तकलीफ़ की वो रात छट जाए और अब जो उजाला हो वो सिर्फ़ खुशियाँ लाए। ये दुआ भी है, ये कोशिश भी है, जिसके लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। सारिम भाई, व्हाट डू यू सी? इनका
फ्यूचर आप कैसा देख रहे हैं? जब ज़ाहिर है वो तलखियाँ, वो तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बाद ज़ाहिर है एक उम्मीद फिर भी बाकी है कि अब हालात अच्छे होंगे। गाँव के गरीब लोग, उधर जो सियासी शख्सियत होती है, वटीरा होता है, उसको पता आपको पावर होती है, लेकिन जिस पावर पे इस वक्त हम बैठे ये बात कर रहे हैं और जिस तरह आप जिम्मेदारी ले रहे हैं इसके, क्या आइंदा अगर करेगा तो हर चीज़ बताई भी जाएगी कौन था और क्या किया। तो मेरा ख्याल है अब कुछ बेहतरी आएगी ज़िंदगी के अंदर, ज़रूर बेहतरी आएगी। और बेहतर एक हम तो अभी बात करते रहेंगे अगर ये अपने वालिद का नाम, इलाके का नाम, ताकि लोग उधर राब्ता करें जा करके। हमारे नंबर तो चल ही रहे हैं, मेरा ख्याल है लोग हमसे राब्ता करें। तो हम एक अनाउंस भी कर देते हैं कि अगर कोई शख्स इस वक्त हमें देख रहा है जो कि इनको जानता है अभी इनके इलाके से, और दूसरा कि अभी वो डिटेल से बताएंगी भी कि नवाब शाह में, थोड़ा सा मुझे बताएंगी नवाब शाह में किस जगह पर गाँव, किस जगह पे घर, कौन सी गली, कौन सा मोहल्ला, कोई मस्जिद, कोई और जगह, अब्बू का नाम, भाई का नाम? हमारा घर नवाब शाह के बीच में है। अच्छा। नवाब शाह और सकरन के बीच में, हाजी गुलाम नबी गोट में। नवाब शाह और सकरन के बीच में? जी, हाजी गुलाम नबी गोट। हाजी गुलाम नबी गोट। अब्बू का नाम क्या है? सिकंदर। सिकंदर। भाई मेरे 3 भाई अलग अलग है। अलग अलग है। अच्छा, आपके अब्बू का क्या नाम है? सिकंदर। सिकंदर। और बेटा आपके? शौकत। अच्छा, और भाई? तो ये दोनों भाई हैं, सिकंदर और शौकत साहब? जी, ये भाई हैं, यानी आप चचा साथ हैं, बहनें हैं आप, चचा साथ बहनें। अच्छा, दोनों का घर वहाँ साथ साथ ही है? आप दोनों का घर अलग अलग है, लेकिन उसी हाजी गुलाम नबी गोट में? मैं सही कह रहा हूँ? मेरा हाजी गुलाम नबी गोट में है। अच्छा। और इसका थोड़ा दूर है। आपका कहाँ पे है? अच्छा, ये कितना दूर है आपस में? अच्छा खासा। चले पहले मुझे हाजी गुलाम नबी गोट से मुतालिक बताएं, कितना बड़ा ये गोट है, कितने लोग यहाँ पर हैं, कितनी आबादी है इसकी? बहुत बड़ा गोट है जी। ज़्यादा लोग रहते हैं जी। अच्छा, तो इसका मतलब है कोई तो होगा उस गोट से, कोई तो होगा जिसका कभी उस गोट से ताल्लुक रहा होगा, कोई तो होगा जो उस गोट में किसी एक शख्स को जानता होगा, और कोई तो दर्द दिल वाला होगा जो शायद उस गोट में चला ही जाए इनकी तस्वीर लेकर और दिखाए कि वो बच्ची पुकार रही है आपको, उसकी आंखें मतलाशी हैं कि आप आएंगे, कदम बढ़ाएंगे, अपनी बच्ची को वापस लेकर जाएंगे। जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन आगे ना हो उसका यकीन आप दिलाएंगे। तो ये तो हाजी गुलाम नबी गोट से मैं बिल्कुल कहूँगा कि कोई जाए, या तो वहाँ का शख्स सुन रहा हो तो ये आप पे फ़र्ज़ है, अगर सुन ली आपने मेरी ये गुफ्तगू तो अब तो फ़र्ज़ हो गया आप पे कि मिलवाइए इनको इनके वालिदैन से, उनको लेकर आइए इनके पास, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। अब मुझे बताएं कि आपका घर है थोड़ा सा दूर वापडा कॉलोनी में, तो वापडा कॉलोनी भी जनाब, वापडा कॉलोनी में कोई रहता हो, किसी का जानने वाला हो, नवाब शाह में वापडा कॉलोनी नवाब शाह, तो वो भी इस प्यारी सी बच्ची को इसकी फैमिली से मिलवाए। आप थोड़ा सा मुझे बताएं, पहले आप बताएं शौक़ क्या है, करना क्या चाहती हैं? होता है ना बच्चों के बड़े शौक़ होते हैं, पढ़ाई से भी कोई है कि पढ़ना भी है, ऐसा भी है, क्या करना चाहती हैं? पढ़ना चाहती हो? सारिम भाई कोई नहीं आता, इनके वालिदैन नहीं आते, नहीं मिलते, आपके पास हैं, आपसे उम्मीद बांध लेती हैं, लोग साथ देते हैं इनका कि हम अखराजात उठाते हैं तालीम के, तो आप जिम्मेदारी लेते हैं सारिम भाई? लेते हैं, लेकिन ली भी है, लेकिन पहली कोशिश ये है कि वालिदैन मिल जाएं, अपने घर जाएं, क्योंकि बेटी लड़की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और पढ़ना चाहते हैं हम, इनको उनकी जगह पे सपोर्ट करें। सारी गरीब लोग हैं तभी तो इतनी परेशानियों। वैसे कभी स्कूल गई, कभी स्कूल नहीं गई? दोनों हमें नहीं देते थे, अगर हम लोग उसको बोलते थे कि हमें स्कूल जाना पड़ना है तो बोला कहते थे कि तुम लोग उसको जाके हम घर कौन संभालेगा, काम कौन करेगा? ये कौन बोलता था? बाजी बोलती थी, जहाँ पे आप काम करते थे। यानी आप कभी स्कूल नहीं गए? अपने घर में गई थी। अपने घर में गई थी? अपने घर की तो क्या बात है, अपने घर में तो बेटियां शहजादियां होती हैं, शहजादियां होती हैं। अपना घर तो अपना घर होता है, अपना घर ही जन्नत है, उस घर में वापस जाएंगी तो सारे में बड़ा दुरुस्त आपने कहा, जिम्मेदारी बेशक आप ले लें और ली हुई है, लेकिन अपना घर तो जन्नत है, अपने घर में जाएंगी तो ही सुकून पाएंगी। अपने घर जाएं, वहाँ जाके पढ़ें, हम इनको सपोर्ट करें, ये पूरा चैनल समाज जो है इनको सपोर्ट करे ताकि दोबारा इनके साथ वो अमल ना किया जाए कि इनको काम पे लेने के लिए इनके बाप को जो है ना जेल भेज दिया जाए। और वही बात है कि कोई अगर जिम्मेदारी उठा ले इनकी तो इससे बढ़ के कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे हम कह रहे हैं, बार बार हमारे प्लेटफॉर्म से आवाज़ें उठ रही हैं, तो जितने लोग हमें देख रहे हैं, हम नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं, हम बता भी रहे हैं कि आप कैसे इनकी जिम्मेदारियाँ उठा सकते हैं, कैसे आप इनको एक बेहतर ज़िंदगी दे सकते हैं। क्योंकि हम रोज़ाना जब भी किसी ऐसी शख्सियत से बात करते तो हम ये ज़रूर कहते हैं आपको कि अल्लाह ताला बार बार ये मौका नहीं देता। हो सकता
सकता है आपकी ज़िंदगी, आपका नामा अमाल बदलने के लिए अल्लाह ताला ने आपको ये मौका दिया हो, तो आगे बढ़ें, इन दोनों बच्चियों का साथ दें। और ये जिन जिन इलाकों से ताल्लुक़ रखती हैं, अगर वहाँ से कोई हमें देख रहा है तो वो सारिम भाई से राब्ता कर सकता है, इन बच्चियों को लेके जा सकता है। और जब आप आगे बढ़ेंगे, इन बच्चों के तालीमी अखराजात की ज़िम्मेदारी उठाएंगे, इनके घर की ज़िम्मेदारी उठाएंगे, तो फिर कोई बाप ऐसा नहीं होगा कि जो अपनी बच्ची को इतनी छोटी सी उम्र में इस तरह दरिंदों के हाथों में दे दे कि जाओ बेटा तुम काम करो। जहाँ वो काम कर रहे हैं, ये जहाँ पे ये बच्चियाँ काम कर रही थी, वो ऐसे दरिंदे कि उन्हें, उनके अंदर शायद इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उन्हें ये नहीं पता था कि ये किसी की बच्चियां हैं और अगर काम के लिए आई हैं तो किसी मजबूरी के तहत काम के लिए आई हैं। मैं ये ज़रूर इनसे पूछना चाहूँगी, बेटा मुझे बताओ घर में कौन कौन है? भाई बहन है, अब्बू अम्मी है, भाभी है और ये बस। और इनमें से कभी किसी से बात नहीं हुई? नहीं। और फैमिली भी है हमारी बड़ी। ये फैमिली है, हम भी फैमिली हैं और हम बतौर फैमिली यही दुआ कर रहे हैं कि बहुत जल्दी ये अपने माँ बाप से मिल जाएं। आप सारिम भाई वैसे ये सॉरी महक, लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं हम लेकर जाएं इनको? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। सिर्फ जो प्रॉब्लम थी, जो महक भी आई थी कि जो इनको खौफ ये था कि तो वो यकीन दिलाई थी कि जी नहीं, हम जिम्मेदारी लेंगे, चैनल जिम्मेदारी लेगा कि अब ऐसा नहीं होगा मुस्तकबिल में। ये डर रही थी कि अगर ये जाती हैं और फिर से इनके वालिद साहब दोबारा भेज देते हैं इन्हें और फिर से जहाँ पर ये जाएं तशद्दुद हो, तो इनके दिलों में ये खौफ था। अब अगर आप जाती हैं और वालिद साहब कहते हैं कि अच्छा ठीक है हम दोबारा भेजना चाहेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर क्या करोगी? वापस नहीं जाओगी ना? अब सारिम भाई के पास ही रहोगी? अभी अगर मैं ये पूछूं घर जाना है कि सारिम भाई के पास रहना है, तो फिर जवाब क्या है? घर जाना है। घर जाना है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा आवाज़ तो यही है ना, अपने घर में बेटियां शहजादी होती हैं। इंशाल्लाह अपने घर जाएंगी, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। ये हमने छोटी सी कोशिश, एक तो इनकी कहानी आपको सुना सकें। शेख भाई दोनों की जल्दी से वल्दियत, भाई का नाम जल्दी। अच्छा मैं बता, आप अपना नाम, वालिद का नाम और अपने इलाके का नाम दोबारा बता दें ताकि लोग देख सकें। प्लीज अपना नाम, वालिद का नाम और जो आपने गोट बताया। मेरा नाम यास्मीन है। यास्मीन। और मेरे अब्बू का नाम सिकंदर है। सिकंदर। वालिद का नाम और जो जगह है? हाजी गुलाम नबी कॉलेज करिंद। ठीक है। और बेटा भाई का नाम भी बता दो। भाई का नाम सुधीर है। सुधीर? अच्छा। और आप बताएं। मेरा नाम मुनीरा है, अब्बू का नाम शौकत है, डाबला कॉलोनी पहले घर में रहती हूँ। मुनीरा नाम है, शौकत वालिद साहब का नाम है, भाई है आपका? जी। उसका नाम क्या है? बिलालव है। बिलालव। मीर आलम। बिलालव। मिरालव। जी। ओके। अल्लाह करे कोई सुन रहा हो और वो सिर्फ इनके ये जो गुफ्तगू करते करते वो जो टूटते लफ्ज़ों के साथ अपना नाम लिया और कांपते लहजे के साथ वालिद का नाम लिया, इलाके का जिक्र किया, आंखों से आंसू रवां थे। तो अल्लाह करे कोई ऐसा सबब बन जाए कि ये आंसू रुक जाएं, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। थैंक यू वेरी मच। सारिम के साथ मौजूद थे आप, आपका भी शुक्रिया, बड़ी दुआएं हैं। अल्लाह आपका नसीब बहुत अच्छा करे। वक्त हो गया ख़त्म नाज़रीन, कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।